अच्छा जी। हमने अब स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट जो है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था उससे आगे उसकी कंटिन्यूएशन है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू लोकेट एन एपी सेंटर। तो एपी सेंटर में ऑलरेडी जो है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एपी सेंटर होता क्या है। इट इज़ द लोकेशन बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अबव फोकस या हाइपोसेंटर। ठीक है, ये डिटेल में हम एपी सेंटर को डिस्कस कर चुके हैं। अब उस एपी सेंटर को लोकेट कैसे करते हैं, तो इसमें होता ये कि हम जो अराइवल टाइम होता है पी और एस वेव्स का, ठीक है, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग लैग टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पी और एस वेव्स ऑलरेडी ये भी डिटेल में हम इस पे बात कर चुके हैं। पी और एस वेव बॉडी वेव्स की टाइप्स होती हैं। ठीक है, और बॉडी वेव्स क्या थी कि ये वो वेव्स हैं दैट मूव्स थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। तो ये डिटेल में ऑलरेडी, इसको मैं दोबारा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि जो पी और एस वेव्स हैं उनका अराइवल टाइम जो है हम एनालाइज कर सकते हैं। वो एनालाइज हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वो हम डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग लैग टाइम ग्राफ। अब लैग टाइम ग्राफ में एक चीज़ है लैग टाइम। ये जो लैग टाइम है ये है क्या? तो लैग टाइम जो है बेसिकली ये डिफरेंस होता है। अच्छा, बात करूं लैग टाइम की, तो लैग टाइम बेसिकली इट इज द डिफरेंस इन टाइम फ्रॉम पी वेव टू एस वेव। ठीक है, पी वेव से जो अराइवल टाइम है, पी वेव से एस टाइम, एस वेव्स तक, सो जो डिफरेंस है ना टाइम का फ्रॉम पी वेव्स टू एस वेव्स, वो होता है लैग टाइम। अच्छा, अगर डिफरेंस जो टाइम है, टाइम का डिफरेंस वो अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो अर्थक्वेक है वो इतना ज़्यादा फार्दर है, इतना ज़्यादा दूर है। ठीक है, अगर जो डिफरेंस इन टाइम, मैंने बताया था कि जो पहली वेव डिटेक्ट की जाती है वो पी वेव की जाती है, उसके बाद जो है एस वेव होती है स्टार्ट। तो वो ग्राफ भी मैंने दिखाया था पी वेव और एस वेव का। तो अगर लैग टाइम क्या है, ये डिफरेंस इन टाइम है फ्रॉम पी वेव टू एस वेव। अब इनका डिफरेंस अगर वो ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि इतना फार्दर जो है वो अर्थक्वेक है। तो जो साइंटिस्ट थे वो यूज करते थे, यूज कर रहे हैं बेसिकली इन मॉडर्न डे, कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रायंगुलेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन गैदर होती है फ्रॉम एटलीस्ट 3 साइज्मोग्राफ स्टेशन। ठीक है, तो एटलीस्ट जो है ना, ये लिखा सेवरल साइज्मोग्राफ स्टेशन, तो एटलीस्ट 3 साइज्मोग्राफ स्टेशन होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ एक साइज्मोग्राफ स्टेशन लेट्स सपोज मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की बात करूँ, एक किसी और लेट्स सपोज गिलगित में एक साइज्मोग्राफ स्टेशन, इस्लामाबाद में, तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए। साइज्मोग्राफ स्टेशन एटलीस्ट जो है ना वो 3 होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए, तो जो साइंटिस्ट है वो कंप्यूटर यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रायंगुलेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी उनको इंफॉर्मेशन बेसिकली मिलती है साइज्मोग्राफ स्टेशन से, और वो एटलीस्ट 3 होने चाहिए। और ये करते क्या है कि सर्कल्स ड्रॉ करते हैं हर लोकेशन से। ठीक है, अब इस पे हम डिटेल में बात करते हैं कि सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो, ये आगे हम डिटेल में इस पे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो जो कॉम्प्लेक्स ट्रायंगुलेशन है उसके लिए एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 साइज्मोग्राफ स्टेशन से गैदर होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 3 लाजमी, सेवरल होंगे तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। अब सर्कल्स कैसे ड्रॉ करने हैं हर लोकेशन से, मतलब मुजफ्फराबाद में एक साइज्मोग्राफ स्टेशन है, तो इसमें हम बात करते हैं। और पास्ट में जो है वो सिंपलर और लेस प्रिसाइज कैलकुलेशंस की जाती थी, मैप्स यूज किए जाते थे अर्थक्वेक को लोकेट करने के लिए। ठीक है, कि अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है वो क्या है, ठीक है, अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ। अब ये साल्ट लेक सिटी है। ठीक है, एग्जांपल हम एक लेते हैं कि अर्थक्वेक को लोकेट कैसे करना है। तो एपी मतलब बेसिकली एपी सेंटर को लोकेट कैसे करना है। अर्थक्वेक की बात करूंगा तो एपी सेंटर की बात करूंगा बेसिकली। एपी सेंटर को लोकेट कैसे करना है, सो एपी सेंटर में बता चुका हूँ, ये लोकेशन ऑन द सरफेस अबव हाइपोसेंटर और फोकस। अच्छा,
अब हम एक अर्थक्वेक, लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए की बात करता हूँ, तो वहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो उसका एपिसेंटर क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो हमने लोकेट करना है। वो कैसे करेंगे? ये आपके सामने एक साल्ट लेक सिटी है, ठीक है? उसका साइज्मोग्राफ है। तो पहले जो वेव ओरिजिनेट होती है वो पी वेव होती है, उसके बाद क्या होती है, एस वेव होती है, ठीक है? तो ये जो अराइवल टाइम है पी वेव का वो है 1 मिनट, ठीक है? ये पी वेव, अराइवल अराइवल टाइम है 1 मिनट। उसके बाद जो अराइवल टाइम है एस वेव का वो है 4 मिनट, ठीक है? तो जो ये बेसिकली हमें जो साइज्मोग्राफ जो रिकॉर्डिंग पेन है उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज बताई गई इस साइड पे, ठीक है? और यहाँ पे टाइम है। तो जो अराइवल टाइम पी वेव का है वो 1 मिनट, और जो अराइवल टाइम एस वेव का है वो है 4 मिनट्स। तो अभी मैंने बात की थी लैग टाइम क्या होता है। लैग टाइम बेसिकली डिफरेंस है इन अराइवल टाइम फ्रॉम पी टू एस वेव। तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास लैग टाइम आ जाएगा। पहला काम मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंस जो ऑफ अराइवल टाइम है फॉर पी एंड एस वेव वो निकाल लिया। वो कैसे आया कि आपका जो डिफरेंस इन टाइम है, एस वेव का अराइवल टाइम 4 मिनट था, ठीक है? और जो पी वेव है उसका अराइवल टाइम 1 मिनट था। इन दोनों को माइनस किया 3 मिनट, मेरे पास जो आंसर आया वो लैग टाइम है। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, सबसे पहले लैग टाइम निकाल लिया। अभी मैं ये लोकेट कर रहा हूँ, एपिसेंटर को लोकेट कर रहा हूँ, उसका प्रोसीजर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लैग टाइम निकाला। लैग टाइम बेसिकली डिफरेंस इन अराइवल टाइम है फ्रॉम पी टू एस वेव, ठीक है? तो पी वेव का अराइवल टाइम था 1 मिनट और एस वेव का अराइवल टाइम था 4 मिनट। तो लैग टाइम मैंने निकाला दोनों को का डिफरेंस लेके, तो मेरे पास 3 मिनट्स आ गया जो लैग टाइम है। और ये जो आपके सामने चार्ट है ये बेसिकली पी वेव और एस वेव ट्रेवल टाइम चार्ट है, ठीक है? ये आपका जो वाई एक्सिस है उस पे ट्रेवल टाइम की वैल्यू गिवन है, ठीक है? ऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस पे, ठीक है? वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको एपिसेंटर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है? तो ये जो आपके सामने अभी चार्ट बना हुआ है ये पी वेव और एस वेव ट्रेवल टाइम चार्ट है। अच्छा, ये क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है? ये बेसिकली ये जो चार्ट है ये बताता है कि कितना एपिसेंटर कितना फार अवे है, ठीक है? जो एपिसेंटर डिस्टेंस है वो बताता है, ठीक है, उस लोकेशन का एपिसेंटर जो है वो कितना दूर है किसी भी सिटी से। यहाँ पे पहले मैंने बात की साल्ट, जो मेरे पास अभी ग्राफ था, जो साइज्मोग्राफ था, वो पी वेव और एस वेव जो ट्रेवल टाइम गिवन था वो गिवन था फॉर साल्ट लेक सिटी, ठीक है? तो ये ग्राफ मुझे एपिसेंटर डिस्टेंस बताएगा, ठीक है? अब इस ग्राफ इसमें प्रोसीजर क्या है कि मैंने जो है ना मेरा जो लैग टाइम आया था, ठीक है, वो लैग टाइम जो मेरा आया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, 3 मिनट्स, ठीक है? तो जो लैग टाइम है वो मैंने इधर वाई एक्सिस पे ये जो रेड लाइन से मैंने यहाँ पे क्या किया, मेजर कर लिया, ठीक है, वाई एक्सिस पे, जो कि ट्रेवल टाइम स्केल है। अब मैंने इस जो रेड लाइन है जो 3 मिनट है, 0 से यहाँ 3 मिनट, ये जो रेड लाइन है इसको स्लाइड करवाना है, ठीक है? ये जो है इसको मैंने यूं स्लाइड करवाना है, ठीक है? अलोंग पी वेव और एस वेव चार्ट के ना उसको स्लाइड करवा रहा हूँ मैं, ये जिस तरह यूं करके स्लाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? ये एस वेव और पी वेव चार्ट के लॉन्ग करवा रहा हूँ, और मैं वहां पे स्टॉप करूंगा एग्जैक्टली जहां पे 3 मिनट्स जो है फिट आ जाएंगे, ठीक है? इसको मैं मूव करा रहा हूँ, जहां पे 3 मिनट्स फिट आ जाएंगे वहां पे मैंने इसको क्या कर देना, स्टॉप कर देना, ठीक है? ये लाइन जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली फिट आ रही है,
ठीक है, इसी लाइन को एज इट इज, इसकी मैंने लेंथ चेंज नहीं करनी, इसको यूं स्लाइड करवाना है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं भी ये यूं आ रही हो लाइन, स्लाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे यूं करके लाइन हो। ठीक है, ये फिट नहीं आ रही इसमें, इसी तरह आगे 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 जहाँ पे कंप्लीटली फिट आ जाएगी, इस जगह पे कंप्लीटली फिट आ रही है, थोड़ा सा ये यहाँ तक है लाइन, ये यहाँ पे फिट आ रही है, ये थोड़ी सी जो है वो इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये जो बाहर निकली हुई ये यहाँ पे खत्म हो रही है बिल्कुल, इसका जो टच डाउन जोन है बिल्कुल इसके ऊपर। ये सेम लाइन यूं मैं स्लाइड करवा के लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे फिट आ जाएगी, इधर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये यूं होगी, ये पोर्शन बच जाएगा, और ऊपर लेके जाता हूँ ये लाइन यूं होगी, ये पोर्शन बच जाएगा। तो जहाँ पे ये फिट बैठ जाएगी ना लाइन, वहां तक इसको स्लाइड करवा के लेके जाना, यहाँ पे फिट बैठेगी, ये यहाँ तक है। ठीक है, लाइन यहाँ तक खत्म हो रही है, ये नहीं है पोर्शन। यहाँ पे ये एग्जैक्टली जो 3 मिनट्स हैं वो यहाँ पे फिट हो गए इस जगह पे, ये जो। अब यहाँ से क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आपने ड्रॉप करवानी है, ये स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन से शो कर दो, ये जो डॉटेड लाइन है इसी लाइन को स्ट्रेट नीचे की तरफ आपने जो है वो ड्रॉप करना, एक लिटिल डॉटेड लाइन से शो कर दो उसे। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे लाइन ये फॉल कर रही है एक्स एक्सिस पे, वो जो डेटा हमें प्रोवाइड हो रहा है वो एपिसेंटर डिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, जो कि इस केस में ये जो वैल्यू गिवन है ये मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोमीटर में गिवन है, मतलब 2, ये लेट्स सपोज ये 2 है, तो ये वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोमीटर। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 पावर 3 होता है 1000, तो 2 मल्टीप्लाई 1000 2000 किलोमीटर, अगर ये 2 पे होती है। यानी कि जो साल्ट लेक सिटी है वहां से जो एपी सेंटर है वो 2000 किलोमीटर दूर है, इसका ये मतलब है। लेकिन यहाँ मेरी जो लाइन है वो फॉल कर रही है 2 से थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे इस जगह। ठीक है, वो बनता है तकरीबन 1.8, ये मेरी लाइन ये फॉल कर रही है, ये 1.8 पे फॉल कर रही है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो 10 पावर 3 किलोमीटर है, मतलब ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई 10 पावर 3, तो ये बन जाता है 1800 किलोमीटर। ठीक है, ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बेसिकली मैं साल्ट लेक सिटी के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, साल्ट लेक सिटी, तो साल्ट लेक सिटी से जो एपी सेंटर है वो 1800 किलोमीटर दूर है। मैं अगर पाकिस्तान में बात करूं, लेट्स सपोज ये मुजफ्फराबाद होता, ये चार्ट मुजफ्फराबाद के लिए होता, तो इसका मतलब ये था कि मुजफ्फराबाद से 1800 किलोमीटर दूर एपी सेंटर है। ये इस्लामाबाद कर लो, इस्लामाबाद से जो 1800 किलोमीटर दूर एपी सेंटर है, मतलब जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है वो 1800 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। अब देखो 1800 किलोमीटर, तो ये इस्लामाबाद है, 1800 किलोमीटर इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, किस साइड पे 1800 किलोमीटर, ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली मुझे। मुझे तो सिर्फ इतना पता लगा कि जो एपी सेंटर है वो 1800 किलोमीटर है फ्रॉम इस्लामाबाद। अब वो इस्लामाबाद से कि किस साइड से, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो इस्लामाबाद से किस तरफ 1800 किलोमीटर है, इस तरफ भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इस जगह हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इस जगह, इस जगह से। अब इतना तो मुझे इधर से पता लग गया कि मेरा जो एपी सेंटर है वो 1800 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। यहाँ पे साल्ट लेक सिटी है, यूएसए की यहाँ बात करूँ तो ये ग्राफ फॉर साल्ट लेक सिटी है, तो साल्ट लेक सिटी से 1800 किलोमीटर दूर मेरा एपी सेंटर है, ये लाइन ये शो कर रही है। ठीक है, अब मजीद एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं। ये तो पता लग गया कि इस्लामाबाद से 1800 किलोमीटर दूर जो है एपी सेंटर मेरा लोकेट किया मैंने। अब मजीद एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं, एग्जैक्टली जाते हैं कि 1800 किलोमीटर किस साइड पे, इधर, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, किस तक। तो यहाँ तक ये था, यहाँ तक मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन करा दूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, लैग टाइम निकाला। लैग टाइम क्या था, वो डिफरेंस इन टाइम इंटरवल था फ्रॉम पी वेव टू एस वेव। जो पी वेव का अराइवल टाइम था और जो एस वेव का अराइवल टाइम था, इनका डिफरेंस लिया, मेरे पास लैग टाइम आ गया। उस लैग टाइम को मैंने इस जो एस वेव और पी वेव ट्रेवल टाइम चार्ट है उस पर लोकेट किया, ये 3 मिनट्स। अगर ये 4 मिनट होता, लेट्स सपोज वो डिफरेंस आता, तो लेट्स सपोज 8 मिनट डिफरेंस आता, तो मैं इसको यूं यहाँ 8 मिनट तक यूं लेके जाता। इसी लाइन को मैं स्लाइड करवाता, यहाँ पे लेंथ इतनी रहती, स्लाइड करवाता, जहाँ पे ये फिट आ जाती, लेट्स सपोज वो यहाँ पे फिट आ जाती, इसकी इस जगह पे,
तो लाइन फिट आ जाता। तो इसी से मैं नीचे वर्टिकली ड्रॉप करता डॉटेड लाइन, ये जो पॉइंट मुझे मिलता वो मुझे डिस्टेंस बताता जो कि मेरे जो जिसका डेटा लिया है वहां से वो एपिसेंटर दूर है। क्योंकि लेट्स सपोज मेरा जो साइज्मोग्राफ जो मेरी डिवाइस थी वो अर्थक्वेक जो मेजर कर रही थी वो इंस्टॉल्ड हुई है इस्लामाबाद में, ठीक है, मैं इस्लामाबाद में, यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल्ड है, उस डिवाइस ने मेजर किया अर्थक्वेक, जो भी वैल्यू मैग्नीट्यूड उसका मेजर किया। अब अर्थक्वेक इस्लामाबाद में तो नहीं आया, उसने तो मेजर किया, एक इस्लामाबाद में थी, एक गिलगित में इंस्टॉल थी, ठीक है, और एक जो है वो लेट्स सपोज कोयटा इंस्टॉल थी डिवाइस। अर्थक्वेक कहीं आया किसी ऐसी जगह पे, तो वही मैं निकालना चाह रहा हूँ अर्थक्वेक किधर आया है इन, इसलिए मैंने कहा एटलीस्ट 3 साइज्मोग्राफ स्टेशन होने चाहिए, ठीक है, साइज्मोग्राफ स्टेशन एटलीस्ट 3 होने चाहिए। तो यहाँ से अब मैं एग्जैक्ट एपिसेंटर निकालूंगा कि इन तमाम सिटीज से कितना दूर है एपिसेंटर। तो अभी मैंने साल्ट लेक सिटी का निकाल लिया कि साल्ट लेक सिटी से जो एपिसेंटर है वो 1800 किलोमीटर अवे है, ठीक है, सिटी से 1800 किलोमीटर अवे। अब ये मुझे नहीं पता कि साल्ट लेक सिटी से वो 1800 किलोमीटर किस साइड पे, खैर मुझे इतना पता लग गया 1800 किलोमीटर अवे एपिसेंटर है मेरा। अब मैं मजीद इसको एक्यूरेसी निकालूंगा, एक्यूरेट लोकेशन निकालूंगा जहां पे अर्थक्वेक आया है, यहां तक ये प्रोसीजर। अच्छा, अब मैप पे गया, ये मैप है, ठीक है, ये साल्ट लेक सिटी से मैंने निकाला डिस्टेंस 1800 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, मैप जो गिवन है, ये बेसिकली आजकल तो कंप्यूटर में ये मैप पे लोकेट कर दिया जाता है, पास्ट में जो है ना वो मैप यूज किया जाता था और उस मैप पे लोकेट किया जाता था। लेट्स सपोज आपको पेपर में मैं मैप दे देता हूँ, मैप जो है उसका स्केल भी गिवन होगा, आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है शुरू से लेके अभी तक जो मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आप मैप में गए, ये साल्ट लेक सिटी है इस जगह पे, ये पॉइंट जो है वो साल्ट लेक सिटी, साल्ट लेक सिटी को समझ लो इस्लामाबाद, साथ सही समझ आएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो साल्ट लेक सिटी है। आपने क्या किया, आपने कंपस ली, अगर मैं आपको पेपर में मैं दे रहा हूँ तो आपने कंपस लेनी, कंपस को आपने 1800 किलोमीटर इस स्केल के मुताबिक ओपन करना है। अब ये स्केल गिवन है, मैप के ऊपर स्केल गिवन होता है। अब जाहिर है जो 1800 किलोमीटर रियल में है वो मैप पे तो नहीं 1800 किलोमीटर ओवरऑल यूज हो सकता। तो ये आपका स्केल गिवन है, ये नीचे किलोमीटर्स में और ऊपर इस स्केल की वैल्यू गिवन है। अब 1800 किलोमीटर कितना होगा, यहाँ से लेके सीधा आप जाओगे 1800 किलोमीटर 16 ये यहाँ तक, ठीक है, ये 1800 किलोमीटर बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ तक ये लिखा हुआ है 1800 किलोमीटर। आपने इतनी लाइन स्केल से मेजर कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक, उतनी लाइन यहाँ पे जो है ना किसी भी डायरेक्शन में लगा देनी है, इधर लगा दो, इधर लगा दो, कहीं भी स्ट्रेट लाइन लगा दो, किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, स्ट्रेट ले जाओ, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ले जाओ। या सिंपल आप क्या करो, आप अपनी कंपास को इतना ओपन करो जितना ये इतना, इतने डिस्टेंस, मतलब कंपास का एक पॉइंट इस पॉइंट पे रखो और एक पॉइंट इस पॉइंट पे रखो, इतना ओपन कर लिया आपने कंपास को, एक इस पॉइंट पे रखा और एक इस पॉइंट पे। आपने कंपास एक इस पॉइंट पे रखी, दूसरा इधर आएगी कंपास, उससे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सिंपल पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह यूज करते हो आप कंपास। आपने साल्ट लेक सिटी पे मैप पे कंपास रखी और कितनी ओपन की, इसके स्केल के मुताबिक 1800 किलोमीटर था डिस्टेंस एपिसेंटर से, तो 1800 किलोमीटर इतनी कंपास ओपन की, ये जो है यहाँ तक 1800 किलोमीटर बात, ये आपने कंपास ओपन की और आपने इस साल्ट लेक सिटी पे कंपास का एक पॉइंट रखा और एक सर्कल बना लिया, ये आपने एक इस तरह पूरा सर्कल ड्रॉ कर, ठीक है, ये आपका स्टेप था एक। अब आगे क्या करना है, ठीक है, ठीक है, सर्कल आपने जो ड्रॉ किया उसका रेडियस कितना है 1800 किलोमीटर, तो वो यहाँ पे भी 1800 किलोमीटर होगा, इस जगह भी, इधर भी, जहाँ पे भी करोगे रेडियस क्या वो क्या होगा 1800 किलोमीटर होगा। अब ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जो सर्कल है ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो एपी सेंटर है वो मैंने बताया था एपी सेंटर 1800 किलोमीटर 1800 किलोमीटर साल्ट लेक सिटी से। अब 1800 किलोमीटर वो यहाँ पे भी 1800 बनता है, इस जगह भी 18 बनता है, इधर भी बनता है, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आपका एपिसेंटर हो सकता है। मतलब कि आपका अर्थक्वेक इधर भी आ सकता है,
इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इधर 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 इधर या इधर सर्कल आगे कंटिन्यू हो रहा है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है। इस सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके अर्थक्वेक का एपिसेंटर हो सकता है। अब मुझे क्या पता कि मेरा जो एपिसेंटर है अर्थक्वेक का वो किस पॉइंट पे है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे इतना पता लग गया कि इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एपिसेंटर हो सकता है, इधर 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 इधर। अब मैंने एग्जैक्ट बताना है कि मेरा एपिसेंटर इस सर्कल के किस पॉइंट पे है, वो अभी हम आगे करते हैं। तो इसीलिए 3 साइज्मोग्राफ इंफॉर्मेशन जो है ना, साइज्मोग्राफिक इंफॉर्मेशन लाजमी है। एक देखो, अगर एक साइज्मोग्राफ होता तो आपको सिर्फ इतना पता लगता कि आपका अर्थक्वेक जो है वो 1800 किलोमीटर दूर है इस सिटी से, उसका एपिसेंटर, ठीक है, यहाँ से वो 1800 किलोमीटर अवे है। अब वो 1800 किलोमीटर सर्कल का अगर रेडियस 1800 किलोमीटर है, ठीक है, वो किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो इसलिए अब 3 जो है साइज्मोग्राफ 3 डिफरेंट लोकेशंस पे होने चाहिए एटलीस्ट, ये चीज ध्यान में रखनी। अच्छा, अब सेम प्रोसीजर आपने यहां तक जो प्रोसीजर किया आपने सारा वो किया साल्ट लेक सिटी के लिए, ठीक है, साल्ट लेक सिटी, ये यहां तक जो प्रोसीजर किया, मतलब समझ लो इस्लामाबाद के लिए किया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ओरिजिनली साल्ट लेक जो स्टडी कर रहा हूँ मैं, वो फॉर साल्ट लेक स्टडी, साल्ट लेक सिटी के लिए, मतलब आप समझ लो इस्लामाबाद से मैंने इतना डेटा जो है वो मैप पे लोकेट कर लिया। अब 2 स्टेशन और होने चाहिए मेरे पास। अब लेट्स सपोज एक और स्टेशन है मेरे पास, वो यहाँ पे है हाउस्टन, ठीक है, और सिमिलरली एक और कोई सिटी है वहां से। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक गिलगित है, गिलगित के स्टेशन पे भी मैंने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया, और एक मेरा था कोयटा, कोयटा के स्टेशन पे भी मैंने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया। अब जो साल्ट लेक, ये इस्लामाबाद के लिए लेट्स सपोज, ये साल्ट लेक सिटी के लिए जो काम किया है, बाकी 2 एटलीस्ट 3 होने चाहिए ना, बाकी 2 सिटीज के लिए भी सेम यही काम है। आपने क्या किया, आपके पास डेटा गिवन होगा पी अराइवल टाइम जो पी वेव का है फॉर एनी अदर सिटी, मतलब लेट्स सपोज इस्लामाबाद का ये कर लिया है, कोयटा, ठीक है, तो पी वेव अराइवल टाइम उस कोयटा सिटी का और एस वेव अराइवल टाइम कोयटा सिटी का, उसका लैग टाइम निकाल लिया। दोबारा आप इस ग्राफ पे आए, आपने ये सेम काम जो आपने साल्ट लेक सिटी के लिए किया, बाकी 2 सिटी के लिए भी यहाँ तक जो है वो आपने सेम काम करना है। उनकी ज़ाहिर है ऑब्वियसली वैल्यू अलग अलग आएगी, इसकी 1800 किलोमीटर आई है, कोयटा से वो अलग किलोमीटर आएगी, सिमिलरली वो गिलगित से अलग वैल्यू देगा। मतलब सेम यही प्रोसीजर यहाँ तक जो भी मैंने किया है रिपीट करना है बाकी 2 सिटीज के लिए भी। अब यहाँ पे जो मैं केस स्टडी कर रहा हूँ, ये जो देख रहा हूँ, जिसका मैं ये समझा रहा हूँ, जो एपिसेंटर जिसका मैं लोकेट कर रहा हूँ, वो यूएसए की सिटीज है, तो यूनाइटेड स्टेट के, ठीक है। एक तो साल्ट लेक सिटी हो गया, अब दूसरा सिटी है हाउस्टन, ठीक है। आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया हाउस्टन के लिए, ठीक है। तो हाउस्टन का जो आपने जब प्रोसीजर अप्लाई करोगे इस तरह, तो आपका वो आएगा 1800 किलोमीटर डिस्टेंस, इसका 1800 आया था, इसका आया 800 किलोमीटर डिस्टेंस। सेम काम क्या किया आपने, मैप में 800 किलोमीटर लाइन जो है वो ये 1200 लगी हुई है इसके लिए, 1300 इसके लिए लगी हुई है, तो 1800 के लिए क्या करोगे, ये यहाँ तक बनती है 800, ये यहाँ तक, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इतनी कंपास ओपन करोगे, अगर मैन्युअली कर रहे हो, कंप्यूटर पे नहीं है। कंप्यूटर पे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कमांड्स होती हैं और यूज किया तो वो सर्कल ड्रॉ हो जाता है। मैन्युअली बात करूं, इतनी कंपास ओपन की, इतने डिस्टेंस की, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये 800 किलोमीटर कैसे आया, जैसे ये साल्ट लेक सिटी का आया, डेटा गिवन था साल्ट लेक सिटी का, वहां से मैंने एपी सेंटर निकाल लिया। सिमिलरली डेटा गिवन होगा ह्यूस्टन के लिए, जो कि साइज्मोग्राफ रिकॉर्ड करेगा, और वहां से मैंने एपी सेंटर डिस्टेंस निकाल लेना, सेम प्रोसीजर अप्लाई करके जो साल्ट लेक सिटी के लिए अप्लाई किया। अब जो ह्यूस्टन से 800 किलोमीटर है, आपने क्या किया, ह्यूस्टन जो पॉइंट है वहां से, वहां पे कंपास का एक पॉइंट रखा और दूसरा पॉइंट जो ओपन था वो इतना था, तो एक सर्कल ड्रॉ कर, इसका रेडियस जो है वो 800 किलोमीटर है ह्यूस्टन के लिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपने सारा अप्लाई किया और सर्कल ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली तीसरा सिटी है सवाना, ठीक है।
ये सवाना से जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर आया वो आया सेम प्रोसीजर अप्लाई करके जिस तरह साल्ट लेक के लिए किया, वो आया 1300 किलोमीटर। तो आपने क्या किया, ऊपर गए स्केल पे, ये जो स्केल ये ऑलरेडी इसी के लिए ड्रॉ हुआ, स्केल पे गए और ये 1300 किलोमीटर ये यहाँ तक बनता है। इतनी कंपस ओपन की यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपने इस सवाना पॉइंट पे कंपस का पॉइंट रखा और एक सर्कल ड्रॉ कर, ठीक है। आई होप सो समझ आ गई होगी। जो काम यहाँ पे किया है वो हाउस्टन के लिए भी किया और सवाना के लिए भी किया। मतलब ये 3 सेismograph स्टेशन का डेटा मेरे पास था, ठीक है। और ज्यादा होगा तो और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। शिकागो का होगा तो शिकागो से जितना भी आएगा, लेट्स सपोज शिकागो ये पॉइंट है, यहाँ से 500 एपिसेंटर का डिस्टेंस आता है, तो ये 500 बनता है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इतनी मैंने कंपस ओपन की, ये 500 पॉइंट है, ये यहाँ तक, यहाँ से रखी शिकागो पे और ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो शिकागो से यूं करके सर्कल एक और ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह न्यूयॉर्क का कोई आएगा तो न्यूयॉर्क से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो जितने होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी है। अच्छा, एटलीस्ट अब ये मेरे पास साल्ट लेक सिटी का जो एपिसेंटर डिस्टेंस आया वो 1800 किलोमीटर, हाउस्टन से जो एपिसेंटर डिस्टेंस आया वो 800 किलोमीटर, और जो स्वाना से डिस्टेंस आया वो 1300 किलोमीटर। इस तरह समझ लो कि ये जो है ये इस्लामाबाद से है, ये कहीं गिलगित से है और ये कोयटा से है। ये सर्कल ड्रॉ हो गए मेरे, अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ हुआ है। ये चीज याद रखनी, अकॉर्डिंग टू स्केल। अब ये चीज क्या बता रही है, ये बता रहा है कि अर्थक्वेक इस सिटी से 1800 किलोमीटर है और वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ये चीज बता रही है हाउस्टन से जो अर्थक्वेक है वो 800 किलोमीटर है, वो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। और ये बता रहा है सवाना से अर्थक्वेक 1300 किलोमीटर दूर है, वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। अब आप चीज आप देख रहे होंगे कि जो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक जगह पे, ठीक है। एक पॉइंट पे सर्कल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट जहां पे सारे सर्कल मीट कर रहे हैं वो है एपिसेंटर, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट पे दो सर्कल मीट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीसरा मीट नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट नहीं होगा। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है ये वाला जिसपे तीनों सर्कल मीट कर रहे हैं, ये वाला सर्कल भी इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये वाला सर्कल भी और ये वाला सर्कल भी, ठीक है। ये जहां पे एक्स का निशान है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहां पे सर्कल मीट करें तीनों, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। तो ये वो पॉइंट है जिस पे तीनों जो है ना सर्कल मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये एपिसेंटर है। आप ये पॉइंट जो है वो एपिसेंटर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो अर्थक्वेक है उसका एपिसेंटर ये पॉइंट है, ये जो ब्लैक डॉट मैंने बनाया है, ये था एपिसेंटर को लोकेट करने का तरीका। आई होप समझ आ गई होगी। इसकी समरी में दोबारा बता दूं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको डेटा गिवन होगा, एटलीस्ट 3 स्टेशंस का डेटा होना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी है। अच्छा, आपके पास डेटा 3 स्टेशंस का गिवन था। किस किस का गिवन था, साल्ट लेक सिटी का गिवन था, हाउस्टन का गिवन था और स्वाना का गिवन था। आपने क्या किया, तीनों का लैग टाइम निकाला, वो जो प्रोसीजर बताया। फिर आपने जो पी वेव और एस वेव ट्रेवल टाइम चार्ट है उससे आपने एपिसेंटर डिस्टेंस निकाला। जितना डिस्टेंस आया इस स्केल के मुताबिक, जो भी मैप का स्केल होता है रिस्पेक्टिव मैप का, उस स्केल के मुताबिक आपने इस पॉइंट पे कंपास रखी और दूसरे पॉइंट पे मैनुअली अगर बात करूं, ठीक है, आपने वो सर्कल ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली स्वाना से सर्कल ड्रॉ कर लिया, सिमिलरली हाउस्टन से सर्कल ड्रॉ कर लिया। जहां पे ये तीनों सर्कल जो आपस में मीट करेंगे जिस पॉइंट पे, वो जो पॉइंट होगा वो आपका एपिसेंटर होगा। तो इस स्पेसिफिक केस में मेरा जो एपिसेंटर है वो ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट, ये वो जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। जो अर्थक्वेक एपिसेंटर है वो ये जगह है। तो ये था जी हाउ टू लोकेट एपिसेंटर। अच्छा जी, अब आते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। ये थ्योरी जो थी, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये एल्फ्रेड वेगनार ने
1912 में प्रपोज की थी ये थ्योरी, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनार। ठीक है, ये बेसिकली हाइपोथेसिस था, स्पेकुलेशन थी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे माइट हैव ड्रिफ्टेड। ठीक है, ड्रिफ्टेड मीन फ्लोटेड। ठीक है, ये थ्योरी सबसे पहले जो दी थी वो दी थी अब्राहम ने। ठीक है, 1950 19 सेंचुरी में, 19 समथिंग। ठीक है, जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। तो ये थ्योरी जो है इट वाज सेट फोर्थ इन 1912 बाय अल्फ्रेड वेगनार। जो अल्फ्रेड वेगनार था वो एक जियोफिजिस्ट था एंड मेट्रोलॉजिस्ट था। ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया था कि हाउ कॉन्टिनेंट शिफ्ट पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस। जो कॉन्टिनेंट है उन्होंने किस तरह पोजीशन की अर्थ सरफेस पे। अब इस थ्योरी के मुताबिक, ये जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन सिंपल वर्ड्स, इस थ्योरी के मुताबिक जो कॉन्टिनेंट्स थे ना, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, दे वर अ सिंगल मैस। ये आपको नजर आ रही है, ये कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल मैस है, बीच में स्पेस नहीं है, ये एक ही सिंगल मैस है, लाइक एक पिज्जा है। पिज्जा ओवरऑल अभी स्लाइसिस नहीं बनाए, वो एक सिंगल मैस है। जो ही आप स्लाइसिस बना देते हो, ठीक है, वो अब सिंगल मैस नहीं रहता। ठीक है, वो अब डिफरेंट, आपने उसको क्या कहते हैं, सेपरेट कर दिया, जैसा पिज्जा एक सिंगल मैस है। इस तरह उस ये थ्योरी ये थी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे वर अ सिंगल मैस। ठीक है, वो पहले जो थे वो एक सिंगल मैस थे। ठीक है, वो दिस स्प्लिटेड अपार्ट एट द रेट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो आपस में स्प्लिट हो रहे हैं, उनका रेट क्या है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। हर साल इतना गैप आता है उनमें। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर बहुत माइनर सा गैप है। ठीक है, हुआ ये कि ये कॉन्टिनेंट्स दे वर अ सिंगल मास। ठीक है, और ये जो सिंगल मास थे इनको कहा जाता था सुपर कॉन्टिनेंट। इसको कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट। पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब एक समझ लो एक सिंगल मैस है, सुपर कॉन्टिनेंट है। और इसको सुपर कॉन्टिनेंट को कहते हैं पेंजिया। ठीक है, पेंजिया। तो 250 मिलियन ईयर अगो, ये याद रखना है कि 250 मिलियन ईयर अगो, इस थ्योरी के मुताबिक 250 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट कंबाइन थे। सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसको पेंजिया कहते हैं, दे वर अ सिंगल मैस। और ये स्प्लिट हो रहे हैं तब से, कितना, किस रेट पे, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, तो सिंपल यही है कि इस थ्योरी के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट्स 250 मिलियन ईयर अगो दे वर वन बिग लैंड मैस। ठीक है, एक बिग लैंड मैस था। अब हुआ क्या कि ये स्प्लिट क्यों हो रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब पर एनम पर ईयर 2.5 सेंटीमीटर स्प्लिट होते होते, ये देखो यूं स्प्लिट होते होते अब ये कॉन्टिनेंट्स यूं है। पहले ये एक सिंगल मैस थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या होता गया, इनमें ड्रिफ्ट आती गई, फ्लोट करते गए, ये और थोड़ी ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट आई, इसमें इसमें और ज्यादा आई, और अब यूं है कॉन्टिनेंट ये, इस थ्योरी के मुताबिक। अब ये कॉन्टिनेंट्स क्या है, यूं स्प्लिट हो चुके हैं, ये इधर है, 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 इनमें गैप आ चुका है। ठीक है, पहले ये पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो कॉन्टिनेंट्स थे दे वर अ सिंगल मास, एक बिग लैंड मास था, जिस तरह ये है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, 250 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पर एनम पर ईयर 2.5 सेंटीमीटर इनमें ड्रिफ्ट आई, फ्लोट हुए। फ्लोट होने के बाद अब जो प्रेजेंट कंडीशन है कॉन्टिनेंट्स की वो ये है, ये, ठीक है।
बिफोर वो ये थे सुपर कॉन्टिनेंट। तो पेंजिया क्या है? पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है, एक बिग मास, ठीक है, बिग लैंड मास था ड्रिफ्ट से पहले। तो कॉन्टिनेंट, ड्रिफ्ट कहते हैं फ्लोट को, कॉन्टिनेंटल मीन जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ड्रिफ्ट मीन फ्लोट, ये फ्लोट कर गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। 250 मिलियन ईयर्स अगो ये एक बिग सुपर कॉन्टिनेंट था। अब हुआ क्या कि जो मैग्मा है इसकी कांस्टेंट जर्नी जो है अर्थ क्रस्ट के नीचे हुई, ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्प्लिट अप हुए और मूव कर गए, ठीक है। किस वजह से? ड्यू टू द कांस्टेंट जर्नी ऑफ मैग्मा अंडरनीथ अर्थ क्रस्ट, according to this theory, due to the constant journey of magma underneath earth crust, ठीक है। मैग्मा और लावा ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैग्मा क्या है और लावा क्या है। जो ही मैग्मा अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है तो वो लावा बन जाता है। तो जो अंडरनीथ अर्थ क्रस्ट मैग्मा है उनकी कांस्टेंट जर्नी की वजह से ये स्प्लिट हुए और मूव कर गए, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इन सिंपल वर्ड्स। ये आपने जहन में रखनी है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो प्रपोज की थी वो एल्फ्रेड वेगनार ने प्रपोज की थी। इससे रिलेटेड असाइनमेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको देने हैं, ठीक है। वो असाइनमेंट्स में कि क्वेश्चन यही है कि ये थ्योरी रिजेक्ट क्यों हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉन्टिनेंट्स दोबारा पेंजिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस पे अपना एनालिसिस करें, इसके बारे में आप सर्च करें कि जो आपके अभी इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन है कॉन्टिनेंट्स की, जो प्रेजेंट उनकी लोकेशन है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दोबारा सुपर कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सुपर कॉन्टिनेंट मीन पेंजिया, पेंजिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। पेंजिया क्या था? वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक बिग लैंड मास था, ठीक है। ये तमाम कॉन्टिनेंट्स ये ड्रिफ्ट हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो 250 मिलियन ईयर अगो these continents were combined into one super continent जिसको पेंजिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको मजीद आप असाइनमेंट में जब करोगे तो मजीद आप जब इसको सर्च करोगे तो और इसके बारे में नॉलेज आएगा, ठीक है। सिंपल आपने यही याद रखना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो 250 टू 300 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो पेंजिया फॉर्म में थे, सुपर कॉन्टिनेंट था, एक बिग लैंड मैस था। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि पर एनम 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर इनमें ड्रिफ्ट आई, फ्लोट किए, सेपरेट हुए, ठीक है। और वो सेपरेट हुए, ड्रिफ्टेड अपार्ट, और अब वो उनकी पोजीशन क्या है जो आज ये कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन ये, और पहले ये थे सारे कॉन्टिनेंट्स। ओवरऑल एक लैंड मैस था, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये इट्स अ थ्योरी, ठीक है। इट्स एन स्पेकुलेशन, हाइपोथेसिस है कि ये कॉन्टिनेंट्स दे माइट हैव ड्रिफ्टेड और फ्लोटेड। अच्छा, एल्फ्रेड विग्नार से पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अब्राहम ने दिया था, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनार ने 1912 में ये थ्योरी दी थी। इससे पहले जो ये कॉन्सेप्ट था, ये स्पेकुलेशन जो थी कि कॉन्टिनेंट्स दे माइट हैव ड्रिफ्टेड, ठीक है, हो सकता है कि दे हैव फ्लोटेड, वो अब्राहम ने दिया था, ठीक है। फिर ये जो थ्योरी है वो अब्राहम जो एल्फ्रेड वेगनर है उसने प्रपोज की थी 1912 में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि एक बिग लैंड मैस से कैसे कॉन्टिनेंट्स दे ड्रिफ्टेड अपार्ट। तो ये है। और जो 250 मिलियन ईयर्स अगो जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये जो बिग लैंड मैस था, उसको कहते हैं, इस सुपर कॉन्टिनेंट को कहते हैं पेंजिया। ये एक चीज याद रखनी है। और दूसरी याद आपने ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि उनमें जो ड्रिफ्ट हो रही है पर एनम हर साल 2.5 सेंटीमीटर कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। They are splitting apart at the rate of 2.5 centimeter per annum. Continental drift theory. पेंजिया, वही पेंजिया की स्पेलिंग ये भी है, PANGEA, पेंजिया इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी स्पेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पेंजिया को कि जो 250 टू 300 बिलियन ईयर अगो ये कॉन्टिनेंट जो है एक लैंड मैस की फॉर्म में था, बिग लैंड मैस, ठीक है। ये ओवरऑल ये पेंजिया था। जिस तरह अब यूरोप कहा जाता है कॉन्टिनेंट को, एक को नॉर्थ अमेरिका, एक को साउथ अमेरिका, एक को अफ्रीका, तो पहले ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था 250 मिलियन ईयर अगो। ये एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। ऐसा है या नहीं ये मैं नहीं कह रहा, ये हुआ हो, मे बी ना हुआ, थ्योरी है ना, स्पेकुलेशन है। तो देवर
बिग लैंड मैस जिसको हम पैंजिया कहते हैं। मेरे ख्याल से पैंजिया समझ आ गया होगा पैंजिया क्या। अब जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या है, दे ड्रिफ्टेड अपार्ट। अच्छा, हाउ कॉन्टिनेंट्स मूव, इससे पहले मुझे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझाना जरूरी था, तब ये आगे समझ आएगा। अब ये है कि हाउ कॉन्टिनेंट्स मूव, ठीक है। जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके मुताबिक आगे मैं अगर बात करूं कि कॉन्टिनेंट्स, क्वेश्चन बनता है कि हाउ कॉन्टिनेंट्स मूव, वो कैसे मूव किए। तो सिंपली अभी तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट जर्नी ऑफ मैग्मा अंडरनीथ अर्थ क्रस्ट की वजह से। इसको जरा डिटेल्ड हम एनालिसिस करते हैं, इसको देखते हैं कि हाउ कॉन्टिनेंट्स मूव। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मजीद डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की जो बिगनिंग है वो अल्फ्रेड वेगनार की थ्योरी जो उसने प्रपोज की थी, ठीक है, उसकी बिगनिंग वहाँ से होती है 1912 में या 1915 में, जो उसने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैड इट्स बिगनिंग, ठीक है, व्हेन अल्फ्रेड वेगनार प्रपोज हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अच्छा, अब हुआ क्या था एक्चुअली, व्हाट हैपेंस कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दे राइड्स ऑन एस्टीनोस्फीयर, ठीक है। एस्टीनोस्फीयर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिथोस्फीयर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो लिथोस्फीयर बेसिकली वही जो आउटर लेयर ऑफ अर्थ है जिसमें क्रस्ट और अपर पार्ट आता है मेंटल का। चार लेयर्स थी ना अर्थ की, तो ये आप जब पिछला लेक्चर देखोगे तो ये चीजें ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन है। तो लिथोस्फीयर जो है वो आउटर लेयर है जिसमें क्रस्ट जो फर्स्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, और मेंटल का रिजिड अपर पार्ट, वो कंबाइन जो है वो उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और एस्टीनोस्फीयर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एस्टीनोस्फीयर क्या था, इट इज द प्लास्टिक लेयर जो मेंटल की बीनीथ द लिथोस्फीयर जो लेयर होती है, सॉलिड प्लास्टिक लेयर, उसको कहते हैं। तो बात में ये कह रहा था व्हाट एक्चुअली हैपन, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दे, ये होता क्या है कि ये बेसिकली फ्लोट करती हैं, दे राइड्स ऑन द एस्टीनोस्फीयर। अच्छा, जैसे एग्जांपल ले लो, ये किस तरह मूव करती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा, एक बिग चंक ऑफ वुड है, वो वाटर में फ्लोट नहीं करता, जैसे पानी के ऊपर एक लकड़ी है वो वाटर में जैसे तैरती है। अ बिग चंक ऑफ वुड दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, किसी भी पूल में, कोई पूल है, कोई भी रेजरवायर है जहाँ पे एक चंक ऑफ वुड है दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। अब जब पानी जो होता है उस पूल में या उस रेजरवायर में जब वो मूव करता है तो वुड भी क्या करती है, उसके साथ मूव करती है, ठीक है। मतलब ये लकड़ी एक रख दी पानी में, वो मूव करेगी। कब मूव करेगी, जब पानी मूव करेगा उसके साथ वो वुड भी मूव करेगी। इन द सेम वे, इसी तरह जो है जो लिथोस्फीयर है, प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये एस्टीनोस्फीयर में मूव करती हैं। समझ लो जिस तरह वो वाटर है वो एस्टीनोस्फीयर समझ लो, उसके ऊपर वुड है उसको लिथोस्फीयर समझ लो, समझने के पर्पज के लिए कह रहा हूँ। तो जिस तरह पानी की मूवमेंट के साथ ऊपर वुड मूव करेगी, सिमिलरली जो आपकी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनको प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर भी कहते हैं, वो भी एस्टीनोस्फीयर के ऊपर ऐसे ही मूव करेंगे जिस तरह वो चंक ऑफ वुड फ्लोट कर रहा है वाटर पे। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये मैं ऑलरेडी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये या तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बनी होती हैं या ओशियनिक क्रस्ट की, या दोनों टाइप ऑफ क्रस्ट होते हैं इसमें, ठीक है। So they can be made up of continental crust, oceanic crust, or both type of crust. ठीक है। सिमिलरली जो मैंने एक वुड की एग्जांपल दी, जिस तरह एक ब्लॉक है वुड का वो फ्लोट करता है वाटर में, इसी तरह जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी फ्लोट करती हैं एस्टीनोस्फीयर में। सिमिलरली जिस कॉन्टिनेंट और ओशन जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे इस तरह ही है, जैसे जो आपकी कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ, और ओशंस जो हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स और ओशन वो they are basically they carried along the on the moving tectonic plates। इसी तरह जिस तरह जो एक बस है वो पैसेंजर कैरी करती है, पैसेंजर क्या होते हैं, बस में बैठे होते हैं, बस मूव करती है, पैसेंजर की मूवमेंट भी उनके बस की मूवमेंट के साथ होती है। सेम वे जो आपकी जो प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर है वो मूव करती हैं एस्टीनोस्फीयर में।
सिंपल, जिस तरह वो वुड का जो चंक है वो मूव कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है वाटर में, एंड आपके जो पैसेंजर है, जो बस कैरी कर रही है पैसेंजर्स को, सिमिलरली जो लिथोस्फीयर की प्लेट्स हैं दे मूव ऑन द स्टीनोस्फीयर। ये बात, और ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के डिफरेंसेस क्या हैं। अब ये एक डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। इसमें बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स लेबल्ड नहीं है। जो मैप का जो हिस्सा जिसमें कुछ प्लेट्स थी वो मैंने दिखा दी, कुछ प्लेट्स इसमें नहीं है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने बताया था कि अर्थ एक बिग मैस नहीं है, अर्थ जो है वो होमोजीनियस नहीं है, जैसे एक पिज्जा होमोजीनियस बना हुआ है, ठीक है, होमोजीनियस है, ठीक है, अर्थ इस तरह नहीं है। जिग्स ऑफ पजल की बात की थी, जैसा पजल गेम नहीं होती, पजल में आप डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के वो स्नैप पूरी करते हो, या कोई भी शेप है उसको पूरा करते हो, जैसा वो पजल्स होते हैं, यूं करके वो पजल गेम होती है। वो उन पार्ट्स को आपस में जोड़ के आप वो पूरी स्नैप बनाते हो, पूरा उस पजल को सॉल्व कर देते हो। सिमिलरली अर्थ जो है वो एक होमोजीनियस मैस नहीं है, एक बिग मैस नहीं है, वो डिफरेंट प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स से जो है ना वो उस अर्थ जो बनी है, डिफरेंट पीसीज, मतलब पीस समझ लो, डिफरेंट पीसीज को मिलाओ, उसको कंबाइन करो तो अर्थ इस तरह, अर्थ की सरफेस इस तरह। अच्छा, अब ये डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनमें कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है, यूरेशिया कहते हैं यूरोप प्लस एशिया, मतलब यूरोप और एशिया, एशिया को मिला दो तो उसको हम कहते हैं यूरेशिया, ठीक है। जैसे वो ब्रेग्जिट नहीं था, ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेग्जिट जो हुआ था, जो आपका ब्रिटेन इंग्लैंड सेपरेट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, उसे कहते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन एग्जिट, ठीक है, ब्रिटेन एग्जिट। इसका यूरेशिया क्या है? यूरोप प्लस एशिया। तो ये यूरेशिया एक यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरोप और एशिया पूरा आता है। एक अफ्रीकन प्लेट है, इसके अलावा साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नास्का प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, और बहुत सी प्लेट्स हैं जो भी इसमें शो नहीं हुई मैप में। इस तरह हम देखते हैं। तो ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ना, यहाँ पे इस जगह पे, इसमें सिर्फ अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट डजेंट मीन कि इसमें सिर्फ अमेरिका सारा, नॉर्थ अमेरिकन नॉर्थ साइड आएगी। अब इस साइड पे रशिया का कुछ पार्ट भी आता है इस प्लेट में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आल्सो इंक्लूड सम पार्ट ऑफ रशिया, चीज याद रखनी है, ठीक है। इधर जो है ना कुछ पार्ट रशिया का भी आता है इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में। इसी तरह जो पैसिफिक प्लेट है ना, इसके ऊपर पूरा पैसिफिक ओशन आ रहा है। ये इस प्लेट में है कि जो पैसिफिक ओशन है ऑलमोस्ट, मतलब 100% नहीं, ऑलमोस्ट इस प्लेट में, ये जो प्लेट है यहाँ से ये वाली प्लेट, ये जो ब्लैक कलर की प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट है। दोबारा बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में टेक्टोनिक प्लेट्स को पहले पढ़ लेना, फिर इस पे आना, पता ही लगेगा तुम्हें टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या। फिर ये मैं बता चुका हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, ठीक है। तो आपका जो पैसिफिक प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट पे ऑलमोस्ट एंटायर पैसिफिक ओशन जो है वो आता है। नास्का प्लेट जो है, ये बेसिकली इस प्लेट का नाम नास्का इसलिए है, ये तो समझ आती है, यूरेशियन प्लेट मतलब यूरोप प्लस एशिया मोस्टली इसमें आता है। साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिकन कुछ कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो आपके स्टेट्स हैं वो आएंगी, अफ्रीकन में अफ्रीकन कंट्रीज आ जाएंगे। सिमिलरली जो नास्का प्लेट है, ये बेसिकली इट नेम्ड आफ्टर द नास्का रीजन ऑफ सदर्न पीरू, ठीक है। पीरू बेसिकली वेस्टर्न साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, तो इसका नाम भी नास्का रीजन जो सदर्न पीरू में है उस पे रखा गया नास्का प्लेट, ठीक है। तो इससे पहले मैं बात कर रहा था पैसिफिक प्लेट की। पैसिफिक प्लेट में मैंने बताया ऑलमोस्ट इंटायर पैसिफिक ओशन आता है, ठीक है। तो इंटायर जो पैसिफिक ओशन है वो इस टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर है। अच्छा, नास्का प्लेट होगी, इसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होगी, ठीक है। ये ज्यादातर इसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एंड कुछ ओशियनिक क्रस्ट भी है। ये जो है देखो, ये जो लैंड है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये देखो, ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाली प्लेट,
इसमें देखो दोनों क्रस्ट आ रही है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये साथ ओशन भी आ रहा है, ओशियानिक क्रस्ट भी है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में, लेकिन पैसिफिक प्लेट में टोटल ओशियानिक क्रस्ट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था ओशियानिक लिथोस्फीयर इट इज फॉर्म बाय ओशियानिक क्रस्ट एंड रेजिडुअल मेंटल, और जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है इट इज फॉर्म बाय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड रेजिडुअल मेंटल। ठीक है, तो जो ओशियानिक लिथोस्फीयर था उसमें क्या था, इट कंप्राइजेज द बॉटम ऑफ ओशन, और जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर था इट कंप्राइजेज द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, नॉर्थ अमेरिका में दोनों क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये जो पार्ट है और ये ओशियानिक क्रस्ट, लेकिन पैसिफिक प्लेट में टोटल ओशियानिक क्रस्ट है, टोटल ओशियानिक। ठीक, नॉर्थ अमेरिका का एक और बात मैंने बताई कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में कुछ पार्ट रशिया का भी आता है इस जगह पे। तो ये डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इस तरह की बहुत सी प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स को भी क्लासिफाई किया गया, उसको भी हम देखते हैं। तो इस तरह कुछ प्लेट्स, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो शो नहीं हुई इस मैप में, पूरा नहीं आ सकता था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, इस तरह डिफरेंट प्लेट्स हैं। ये अंटार्कटिक प्लेट है, अंटार्कटिक, सिमिलरली ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट शो हुई है। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये चीज याद रखनी। मेजर टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड माइक्रो टेक्टोनिक प्लेट्स, वो आगे आएंगे। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, उनको, उनका जो दूसरा नाम है वो है प्राइमरी प्लेट्स। ये भी चीज पता होनी चाहिए कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी प्लेट्स। जो आपकी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनको सेकेंडरी प्लेट्स भी कहते हैं, और तीसरी है माइक्रो टेक्टोनिक प्लेट्स, उनको टर्शियरी प्लेट्स भी कहते हैं। तो जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो 3 बेसिकली कैटेगरीज में डिवाइड हुई हुई है, सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। दे आर मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स एंड माइक्रो प्लेट्स। तो मेजर प्लेट्स को प्राइमरी प्लेट्स भी कहते हैं, माइनर प्लेट्स को सेकेंडरी प्लेट्स भी कहते हैं, माइक्रो प्लेट्स को टर्शियरी प्लेट्स भी कहते हैं। अच्छा, अब मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? मेजर प्लेट्स का ये याद रखना है कि जो मेजर प्लेट्स हैं दे कंप्राइजेज द बल्क ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड द पैसिफिक ओशन। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का बल्क मेजर प्लेट्स में आता है और पैसिफिक ओशन भी आता है। अच्छा, और ऐसी प्लेट जिसका एरिया ग्रेटर हो 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से, उसको हम कहते हैं मेजर प्लेट्स। मतलब ये अर्थ है ना, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये अगर प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये प्लेट फिर मेजर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर कोई छोटी प्लेट है जिसका एरिया 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो वो मेजर प्लेट नहीं होगी। तो ये याद रखना है कि जो मेजर प्लेट है उसका जो एरिया है वो 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। तो मेजर प्लेट कौन कौन सी है आपकी? पैसिफिक प्लेट, जो भी मैंने मैप दिखाया था वो मेजर प्लेट्स थी, जिसमें पैसिफिक प्लेट थी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट थी, यूरेशियन यानी यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन प्लेट थी, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, उसमें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये मेजर प्लेट्स है सारी। ठीक है, ऐसी प्लेट्स एरिया ग्रेटर हो 20 किलोमीटर स्क्वायर से, वो होती है मेजर प्लेट्स। जो सेकंड टाइप है प्लेट्स के वो माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स कौन सी प्लेट्स होती हैं? इनको कहते हैं सेकेंडरी प्लेट्स। सो माइनर प्लेट्स ऐसी प्लेट्स हैं जिनका एरिया 20 किलोमीटर स्क्वायर से लेस हो लेकिन 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, यानी कि 1 मिलियन से 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के दरमियान हो एरिया जिनका। ठीक है, 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो मेजर प्लेट होगी, 20 मिलियन किलोमीटर से कम होगा बट ग्रेटर देन 1 किलोमीटर स्क्वायर, उसको हम कहेंगे माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो जो माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी प्लेट्स हैं? ये नास्का प्लेट जो थी, ये नास्का प्लेट, ये वाली, इन सब में ये जो है माइनर प्लेट है, बाकी सारी मेजर प्लेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से कम है बट 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है। तो कौन कौन सी प्लेट्स हैं? डिफरेंट है, सोमाली, नास्का, इस तरह डिफरेंट, यंगजी, अरेबियन, कुकूस प्लेट, बर्मा प्लेट। तो ये कौन सी प्लेट्स हैं? ये माइनर प्लेट्स।
ये माइनर प्लेट्स की फिगर है। इनमें कुछ प्लेट्स माइनर हैं, कुछ प्लेट्स मेजर हैं। ठीक है। अब जिस तरह ये ईरानियन प्लेट जो है ये माइनर प्लेट है, ये माइनर प्लेट है, ये एक माइनर प्लेट है। बट ये जो अफ्रीकन प्लेट है ये मेजर प्लेट है। ठीक है। ये माइनर प्लेट है, नास्का प्लेट, ये माइनर प्लेट है, कुकूस प्लेट। ठीक है। तो इसमें मेजर प्लस माइनर दोनों प्लेट्स हैं। ठीक है। ये अब मेरे ख्याल से समझ आ चुकी होगी मेजर प्लेट्स कौन सी है और माइनर प्लेट्स कौन सी। अच्छा, इसके बाद जो इसमें एक टाइप नहीं है, तीसरी टाइप होती है माइक्रो प्लेट्स। ठीक है। माइक्रो आर टर्शरी प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो माइक्रो प्लेट्स ऐसी प्लेट्स होती हैं जिनका एरिया जो है वो 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है। ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया होगा तो माइक्रो प्लेट्स। लेस देन 1 किलोमीटर स्क्वायर अगर एरिया हो, और अगर 1 से 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के दरमियान होगा तो माइनर प्लेट्स, और अगर 20 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो मेजर प्लेट्स। ठीक। तो ये है मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स एंड माइक्रो प्लेट्स। तो ये प्लेट्स की डिफरेंट टाइप्स। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्लेट बाउंड्रीज। व्हाट आर प्लेट बाउंड्रीज? जब आपके पास जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब आपके पास दो प्लेट्स हैं व्हेन दे आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसको हम कहेंगे प्लेट बाउंड्री। मतलब अगर इसी फिगर पे मैं जाऊं, ये प्लेट नास्का प्लेट और ये साउथ अमेरिकन प्लेट, तो ये यहाँ पे आपस में इन कांटेक्ट है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मैंने ये ड्रॉ किया है इसको हम कहेंगे प्लेट बाउंड्री। ठीक है। सिमिलरली पैसिफिक प्लेट और फिलीपाइन प्लेट, ये और ये, इसकी प्लेट बाउंड्री क्या है? ये वाली। ये जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में जिन मीट कर रही हैं उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम कहते हैं प्लेट बाउंड्री। ठीक है। ईरानियन प्लेट और अरेबियन प्लेट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ये वाला, तो इसको हम कहेंगे प्लेट बाउंड्री। ये समझ आ गई होगी प्लेट बाउंड्री। अब प्लेट बाउंड्री जो है वो इट कैन आइदर बी इन द मिडल ऑफ ओशन। ठीक है। ओशन के मिडल पे भी ये दोनों प्लेट्स आपस में मीट कर सकती हैं, या फिर ये जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो है ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशियन प्लेट, देखो ये आपस, इनके जो आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये है। ये ओशन का मिडल है, ये देखो ये ओशन है, यहाँ पे ये ओशन के मिडल पे मीट कर रहे हैं। मैंने क्या बात की कि जो प्लेट बाउंड्रीज हैं दे कैन आइदर बी इन द मिडल ऑफ ओशन, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आपस में जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मिडल है। ठीक है। तो या ये जो है आपस में अराउंड द एजेस ऑफ कॉन्टिनेंट भी हो सकती है। ठीक है। इट कैन आल्सो बी अराउंड द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट है, ये देखो ये जो आपस में यहाँ पे जो मीट कर रहा है, ये जो प्लेट है, ठीक है, ये देखो ये नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसका एज है। तो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का जो की बाउंड्री है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? अराउंड द एज ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यानी इट इज अराउंड द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो प्लेट जो है दे कैन आल्सो मीट एट द एजेस ऑफ, एट द एज ऑफ कॉन्टिनेंट, या किसी एक कॉन्टिनेंट के एज पे हो सकती है, दोनों कॉन्टिनेंट्स के एजेस भी हो सकता है वो। ठीक है। तो इट कैन आल्सो बी अराउंड द एज ऑफ कॉन्टिनेंट, वो क्या है? प्लेट बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट। और ये कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी हो सकती है प्लेट, जो बाउंड्री है इट कैन बी विद इन द कॉन्टिनेंट, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ये जो प्लेट है इनका जो कांटेक्ट है ये वाला कांटेक्ट,
ठीक है, ये विद इन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो तीन केसेस हैं कि प्लेट बाउंड्री इट कैन आइदर बी इन द मिडल ऑफ द ओशन, इट कैन आइदर बी अराउंड द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट और इट कैन बी विद इन कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो विद इन कॉन्टिनेंट्स की एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ठीक है, विद इन कॉन्टिनेंट इसकी बाउंड्री है। अब ये जो प्लेट्स हैं सारी, ये प्लेट, 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 ठीक है, ऑल ऑफ दीज प्लेट दे आर मूविंग नेक्स्ट टू ईच अदर। और तीन टाइप्स होती हैं प्लेट बाउंड्री की, जो जो बाउंड्रीज है ना, ये वाली जो बाउंड्रीज है, अब इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनकी। अब उन टाइप्स का हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये कि जो बाउंड्री है इसकी अपनी अपने जो है ना जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, कुछ बाउंड्रीज पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, जो अर्थक्वेक्स आते हैं कुछ बाउंड्रीज पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ये एक प्लेट है, एक ये दूसरी प्लेट है, तो ये इनकी बाउंड्री है। तो कुछ बाउंड्रीज पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, कुछ पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और कुछ बाउंड्रीज पे दोनों अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन बहुत जो है ना वो एक्सेस में होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे। ठीक है, हर प्लेट की अपनी जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। हर लाजमी नहीं है कि हर प्लेट पे अर्थक्वेक जो है वो अकर हो, स्वेयर अकर हो। कुछ प्लेट्स पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, कुछ प्लेट्स की बाउंड्रीज पे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होती है, कुछ प्लेट्स की बाउंड्रीज पे अर्थक्वेक्स भी और वॉल्केनोस दोनों जो है ना वो होते हैं। अब जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है प्लेट बाउंड्री पे। डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। सबसे पहली जो बाउंड्री है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेट्स आपस दे बेसिकली मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि इस केस में ये कोई दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, दूसरी प्लेट प्लेट जो है इस तरफ मूव कर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब ये आपस में डिवाइड हो रही है। ठीक है, एक की डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब ये कि दीज टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इट मींस दे आर डिवाइडिंग। ठीक है, सो जो ये बाउंड्री होती है इन प्लेट्स के दरमियान उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो याद रखना है, व्हेन टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, द बाउंड्री बिटवीन द प्लेट इज नोन एज डाइवर्जेंट बाउंड्री। जैसे कि इस केस में हो रहा है, ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये दे आर डिवाइडिंग, दीज प्लेट्स आर डिवाइडिंग। जब आपस में एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं मतलब ये डिवाइड हो रही है प्लेट्स आपस में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट आपने याद रखना है डिवाइड से, डी फॉर डाइवर्जेंट, डी फॉर डिवाइड। तो डिवाइड कब होगा, व्हेन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दो प्लेट्स आपस में अवे मूव करेंगे। तो ये कौन सी दो प्लेट्स हैं जिनकी बाउंड्री डाइवर्जेंट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है ना ये आपस में प्लेट के डाइवर्जेंट प्लेट्स, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक, अब होता क्या है जब डाइवर्जेंट बाउंड्री के केस में एक रिफ्ट क्रिएट होती है। रिफ्ट कहते हैं ब्रेक, क्रैक, फिशर और स्प्लिट को। ठीक है, रिफ्ट बोलते हैं ब्रेक, कोई क्रैक आ जाना। ठीक है, ये रिफ्ट है। जब ये डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी यानी प्लेट्स आपस में एक दूसरे के अवे मूव कर रही होंगी, तो इनके दरमियान क्या आएगी, रिफ्ट आएगी। रिफ्ट मीन एक क्रैक, ब्रेक, स्प्लिट, फिशर। अच्छा, अब one plate is moving in one direction, another plate is moving away from the other plate direction। उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्ट पैदा होती है। ठीक है, ये क्रैक पैदा होता है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है। ठीक है, और रिज बनती है। ठीक है, रिज मतलब हाई नैरो एलिवेशन को कहते हैं। ये रिज है। ठीक है, ये नैरो एलिवेशन।
ठीक है, वो अक्सर पहाड़ यूं होता है ना, यूं करके, मतलब के दरमियान से वो एक पाथ होता है गुजरने के लिए, और नैरो पाथ होता है, और यूं करके नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक रिज बन रही है। रिज मतलब नैरो, हाई नैरो एलिवेशन। डाइवर्जेंट बाउंड्री डिवाइड से याद रखना है कि जब दो प्लेट्स अवे मूव करेंगी आपस में, ठीक है, स्प्लिट अपार्ट, दे स्प्लिट अपार्ट बेसिकली, तो एक रिफ्ट बनेगी, क्रैक आएगा। ठीक है, तो इस केस में डिवाइड हो रही होती हैं प्लेट्स आपस में, मतलब कि प्लेट्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। एग्जांपल है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अच्छा, उसके बाद है कन्वर्जेंट बाउंड्री, सेकंड टाइप। अब कन्वर्जेंट जो सेकंड प्लेट बाउंड्री है वो कन्वर्जेंट है, और इसमें दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं। सी से याद रखो, जिसका डी फॉर डाइवर्जेंट एंड डी फॉर डिवाइड, सी फॉर कन्वर्जेंट एंड सी फॉर कोलाइड। ठीक है, तो जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है वो उसमें प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसमें प्लेट्स आपस में डिवाइड होती हैं। कोलाइड करना मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन होना, यानी एक दूसरे की तरफ आती हैं प्लेट्स। मतलब ये वो सिचुएशन है जहाँ पे दो प्लेट्स जो है स्ट्राइक, दे स्ट्राइक ईच अदर, इनटू ईच अदर, दे बेसिकली हिट ईच अदर। ठीक है, और इनकी जो प्लेट्स की मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होती है, मतलब एक प्लेट इधर मूव कर रही है तो दूसरी भी इसी की तरफ मूव करेगी, तभी कोलिजन होगा ना, तभी वो स्ट्राइक करेगी। तो इसमें जो बोथ प्लेट्स दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, इन कन्वर्जेंट बाउंड्री बोथ प्लेट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड दे कोलाइड इनटू ईच अदर। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो एक प्लेट है वो इट बेसिकली लो और सिंक बीनीथ द अदर वन। ठीक है, एक प्लेट जब कोलाइड करेगी, एक प्लेट यूं नीचे की तरफ बैठ जाएगी, इट सिंक्स। ठीक है, इट लोअर्स, एक प्लेट इंटैक्ट रहेगी, दूसरी प्लेट नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, एक प्लेट ये है तो दूसरी जो प्लेट है वो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में। ठीक है, अच्छा, ये जो एक प्लेट का दूसरी प्लेट के मुकाबले में लोअर हो जाना, इसको हम कहते हैं सबडक्शन। इस फिनोमेना को हम कहते हैं सबडक्शन। ठीक है, जो एक प्लेट इट लोअर्स और सिंक्स बीनीथ द अदर वन, इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। और ये जो जोन होता है, जिस जोन में ये हो रहा था उसको कहते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, सबडक्शन जो होती है वो सिर्फ कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में होती है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में प्लेट्स सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, कोलाइड करती हैं, कोलिजन होता है। और उस कोलिजन की वजह से क्या होती है, एक प्लेट इट लोअर्स बीनीथ द अदर वन। ठीक है, जो एक प्लेट है वो इट लोअर्स, वो नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट होती है दूसरी प्लेट की विद रिस्पेक्टिव अगर बात करूं तो इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबडक्शन सिर्फ कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में होती है, और जब सबडक्शन होती है तो ग्राउंड में क्या आती है, डिप्रेशन आ जाती है। ठीक है, ये देखा है, ये एक प्लेट बैठी है तो यहाँ पे डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन कहते हैं एक लोअर हो जाना उस प्लेस का। ठीक है, तो ट्रेंच बन जाता है। ट्रेंच क्या होता है, खुदाई, ट्रेंच कहते हैं ना खोदना, ट्रेंच बनाना, सुरंग टाइप जो बनाते हैं। ठीक है, तो इस केस में ट्रेंच बनती है, उस केस में रिज बनती थी। रिज मीन वो हाई नैरो एलिवेशन। ठीक है, रिज को कहते हैं हाई नैरो एलिवेशन, और इस केस में ट्रेंच बनती है। ट्रेंच मतलब कि डिप्रेशन आ जाता है उसमें, ग्राउंड में डिप्रेशन आ जाता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में जब दोनों प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं तो ग्राउंड में क्या आता है, डिप्रेशन आता है, क्योंकि एक जो साइड है वो दूसरी साइड के मुकाबले में इट सिंक्स, इट बेसिकली डाइव्स डाउन, तो उस वजह से ट्रेंच बनती है। ठीक है, तो सबडक्शन भी यही होता है कि वन पॉइंट सिंक्स अंडरनीथ द अदर पॉइंट, one point dives underneath the other point, और one point lowers underneath the other point, और कुछ भी मतलब कि वो एक चीज बैठ जाती है दूसरे के मुकाबले में, तो ये सबडक्शन ही है। ठीक है, तो एक पॉइंट दूसरे के पॉइंट के मुकाबले में इट सिंक्स, यही सबडक्शन है। तो ये सबडक्शन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, सबडक्शन जो है बेसिकली फिनोमेना है कन्वर्जेंट बाउंड्री का। तो इसका ये होती है सिर्फ कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में। तो इसकी इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, यही है कि सबडक्शन में एक पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट के मुकाबले में सिंक कर रहा है।
ठीक है, जो भी चीज़ एक्सप्लेन की है ना, तो ये होता भी किस केस में, कन्वर्जेंट बाउंड्री के केस में होता है। तो वही चीज़ जो भी मैं बता चुका हूँ कि वन प्लेट मूव्स अंडर अनदर एंड इज फोर्स्ड टू सिंक ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू द मेटल। एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है बेसिकली कन्वर्जेंट बाउंड्री की। ये कुकूस प्लेट है, ठीक है, और दूसरी कैरेबियन प्लेट है। कुकूस प्लेट का नाम बेसिकली कुकूस आइलैंड है एक पैसिफिक ओशन में, ठीक है, और कोस्टा रिका के साउथ साउथ ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका बेसिकली सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है, ठीक है। तो जो आपकी कैरेबियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट बेसिकली, कैरेबियन भी रीजन है अमेरिका का, इट कंसिस्ट ऑफ कैरेबियन सी, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं, जिस तरह नॉर्थ अमेरिका और यूरेशियन प्लेट जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उनकी, मतलब वहाँ पे प्लेट्स मूव करती हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। लेकिन ये जो कुकूस प्लेट और कैरेबियन प्लेट है, ये जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री है इनकी। इनमें दोनों प्लेट्स की मूवमेंट एक दूसरे की तरफ है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है। अब इन दोनों की मूवमेंट की वजह से सबडक्शन हो रही है। सबडक्शन क्या है कि एक प्लेट नीचे बैठ जाती है दूसरे प्लेट के मुकाबले, ट्रेंच बन जाती है, ठीक है। तो कैरेबियन प्लेट वो प्लेट है जिसपे कैरेबियन जो है ना वो बेसिकली लाई कर, तो ये इसमें हो रही है सबडक्शन। अब कुकूस प्लेट मैं बता चुका हूँ, ये जो कुकूस प्लेट है इसमें मोस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको आता है। मतलब कुकूस प्लेट में अमेरिका के बहुत, सेंट्रल अमेरिका का मोस्टली पार्ट और मैक्सिको जो है वो कुकूस प्लेट में आता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो कुकूस प्लेट है इट इज डाइविंग बीनीथ दैट कैरेबियन प्लेट, ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रही है कुकूस प्लेट, इस कैरेबियन प्लेट के मुकाबले में नीचे की तरफ, इट डाइव्स डाउन, ठीक है। तो ये वो इस ये सबडक्शन जोन है। मजीद इसके अगर डेप्थ में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, वरना इट्स इनफ कि सबडक्शन जोन अगर समझ आ गया है कि कुकूस प्लेट जो है कैरेबियन प्लेट के मुकाबले में इट लोअर्स डाउन। अब कुकूस प्लेट बेसिकली इट ब्रिंग्स डाउन सम पार्ट ऑफ ओशन एंड पार्ट ऑफ सेडिमेंट्स विद इन। अब नीचे की तरफ जा रही है तो जो पार्ट ऑफ कुछ ओशन है, ठीक है, और सेडिमेंट्स इसको, ये जो सी फ्लोर सेडिमेंट्स हैं ओशन के बॉटम पे, ये, ठीक है, ये इसको भी अपने साथ इट ब्रिंग्स दैट पार्ट, ओशन पार्ट एंड सेडिमेंट्स, ठीक है, ओशन पार्ट ऑफ ओशन और जो सी फ्लोर सेडिमेंट्स है, इट आल्सो इट ब्रिंग्स दैट पार्ट आल्सो। अब जब इस मेंटल में यहाँ पे मेंटल में नीचे, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये पार्ट, तो इट सिंक्स इनटू द मेंटल। अब उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, इट गेट्स रियली हॉट, है ना, मेंटल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो आपका पार्ट ऑफ ओशन और जो सेंटिमेंट है वो जब मेंटल में सिंक होगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेल्टेड रॉक है वो लेस डेंस है देन द सॉलिड रॉक। मेल्टेड रॉक जो होती है उसकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड रॉक के मुकाबले में। अब ये मेल्टेड रॉक क्या करेगी, मेल्टेड रॉक क्या है बेसिकली, मैग्मा, ठीक है। ये मेल्टेड रॉक इट राइजेस अप एंड इवेंचुअली इट गेट्स टू द सरफेस, ठीक है। ये जब ये नीचे की तरफ सिंक करेगा ये चीज़, ये, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके क्या बन रहा है, मैग्मा बन रहा है, ठीक है। जो मेल्टेड रॉक है ये राइज करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, इवेंचुअली क्या होगा, ये सरफेस पे आ जाएगी, और जो ही ये सरफेस से बाहर निकलेगी तो ये लावा बन जाएगा। ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और इसमें और कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, बस यही याद रखना है कि जो आपकी कुकूस प्लेट है इट इज़ डाइविंग बीनीथ दैट कैरेबियन प्लेट, और जो कुकूस प्लेट है इट सिंक्स डाउन, और जब वो नीचे की तरफ सिंक कर रही है तो अपने साथ जो ओशियन एंड सेडिमेंट है, जो आपके सी फ्लोर सेडिमेंट्स है उसको भी, उसका पार्ट भी अपने साथ उसको भी सिंक कर रही है। अब वो क्या होता है, वो जब सिंक करता है मेंटल में नीचे की तरफ, तो मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे वो दोबारा क्या बन जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्टेड जो रॉक है वो लेस डेंस होती है, ठीक है, सॉलिड रॉक से। तो मेल्टेड रॉक जो है वो राइज करती है, अब लेस डेंस चीज़ क्या करती है, राइज करती है, वो राइज करती है टॉप पे, राइज करने के बाद इवेंचुअली वो सरफेस पे आती है, सरफेस से जब वो मैग्मा बाहर आए तो वो हो जाता है लावा, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वोल्केनो बना देता है।
विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वोल्केनो बन जाती है। वोल्केनो बेसिकली एक माउंटेन होता है ना, ये जो माउंटेन है ये इसको वोल्केनो कहते हैं। मैग्मा तो नीचे वो हॉट मटेरियल है ना, और वही मैग्मा जब बाहर आता है वो लावा बन जाता है। तो वोल्केनो इज बेसिकली दिस कॉनिकल माउंटेन, और हिल कह लो या कॉनिकल माउंटेन कह लो, जिसमें से लावा इरप्ट करता है अर्थ क्रस्ट से, उसको कहते हैं। तो ये वोल्केनो, ये दिस पार्ट इज वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो क्या होते हैं, कॉनिकल माउंटेन या हिल होती है जिससे लावा इरप्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। इस अर्थ क्रस्ट से लावा इरप्ट कर रहा है, उसको हम वोल्केनो कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, क्या नाम है, वोल्केनिक आइलैंड नजर आ रहा है, ये किस प्लेट पे, कैरेबियन प्लेट पे। अब ये जो वोल्केनिक आइलैंड है ये सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे, जापान में। ठीक है, उसमें पूरी चेन है वोल्केनिक आइलैंड्स की। जापान में वोल्केनिक ये जो आइलैंड है इसकी पूरी एक चेन है, तो इसलिए वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा है जापान में। खैर, थर्ड टाइप ऑफ जो बाउंड्री है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बेसिकली ये जो एग्जांपल दी हुई है इसमें ये हो रहा है, जो आपकी पैसिफिक प्लेट है ना वो मूव कर रही है, लेट्स सपोज ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है। ठीक है, और इसकी नॉर्थ अमेरिकन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो किस तरफ मूव कर रही है। एट द सेम टाइम आपकी पैसिफिक प्लेट नॉर्थ साइड पे मूव कर रही है, और जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो साउथ साइड पे मूव कर रही है। ठीक है, तो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, क्योंकि आपकी कन्वर्जेंट जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट वो स्लाइड नहीं कर रहे होता आपस में। इसमें ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, बट दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, यूं रगड़ खाते हुए जा रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को याद रखना है तो स्लाइड से याद रखो। ठीक है, जिस तरह कन्वर्जेंट को कोलाइड से, डाइवर्जेंट को डिवाइड से, तो ट्रांसफॉर्म को स्लाइड से। तो स्लाइडिंग होती है बेसिकली प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, व्हेन प्लेट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जैसे कि पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नजर आ रही है कि एक नॉर्थ साइड पे स्लाइड कर रही है, एट द सेम टाइम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ साइड पे, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को याद रखना है स्लाइड से, एंड दिस प्लेट स्लाइड्स अलोंग ईच अदर, दे बम्प इनटू ईच अदर। तो सबसे ज्यादा जो मेजर अर्थक्वेक्स एंड लॉट्स ऑफ अर्थक्वेक, वो बेसिकली इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से रीजन, मेजर रीजन है अर्थक्वेक्स का, लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स एंड मेजर एंड स्वेयर अर्थक्वेक, जो बड़े कहते हैं स्वेयर जलजले आते हैं, और ज्यादा जो बेसिकली उसके रीजन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। जब प्लेट्स स्लाइड करती हैं ना, स्लाइड पास्ट ईच अदर, तब सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं और स्वेयर अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ये एक चीज याद रखनी है, ट्रांस जो मेजर अर्थक्वेक की रीजन है एंड लॉट ऑफ अर्थक्वेक की रीजन है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ये जो चार्ट है ये बेसिकली बड़ा तीनों बाउंड्रीज को सम अप कर रहा है। ठीक है, अब जो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, बहुत सी चीजें मैं बता चुका हूँ, जो कुछ रहेगी वो बताता हूँ। आपकी जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, अब डाइवर्जेंट बाउंड्री का जो इफेक्ट होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, ये डाइवर्जेंट स्प्रेड होती है वो, क्योंकि जब आपस में डिवाइड हो रही है ना तो स्प्रेड हो रही है, इसमें सबडक्शन होती है, यानी कोलाइड करता है तो एक साइड दूसरी साइड के मुकाबले में इट लोअर्स डाउन, उसको सबडक्शन कहते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में लेटरल स्लाइडिंग होती है, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर। ठीक है, इसी तरह इफेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है जी डाइवर्जेंट बाउंड्री का, ये याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव मीन इट मेक न्यू लिथोस्फीयर। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के केस जो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, इसके केस में एक नया लिथोस्फीयर बनता है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था रिज, रिफ्ट और वॉल्केनोज। ठीक है, तो इसका इसका जो है बेसिकली इसमें ओशियनिक लिथोस्फीयर क्रिएट होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से। जब वो प्लेट जो है आपस में डिवाइड होती हैं तो उसकी वजह से रिजेस बनती हैं, रिफ्ट्स एंड वॉल्केनोज बनते हैं, तो ये इसका जो इफेक्ट है वो कंस्ट्रक्टिव है। आपका जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है इसका इफेक्ट जो है डिस्ट्रक्टिव है। क्या कर रही थी, प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रही थी ना, तो एक प्लेट इट इज गोइंग अंडर द अदर प्लेट, ठीक है,
अब एक प्लेट, जब वो कुकूस प्लेट और क्रेबियन प्लेट की एग्जांपल ली, उसमें क्या हुआ था, एक प्लेट व्हेन इट गोज डाउन वो क्या करती थी, इट मेल्ट हो जाती थी। ज़ाहिर है एक प्लेट दूसरी प्लेट के मुकाबले में इट लोअर्स डाउन, नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे क्या है, मेंटल है, मेंटल में जो उसका पार्ट होगा रॉक का, जब वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगी तो वो मेल्ट हो जाएगा एंड गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्मा बनेगा। फिर मैग्मा क्या करेगा, इट कम्स टू द सरफेस, लावा बनेगा। तो जो कन्वर्जेंट आपकी बाउंड्री है वो डिस्ट्रक्टिव है, उसमें जो लिथोस्फीयर है ओशियनिक वो डिस्ट्रॉय होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मीन कि लिथोस्फीयर ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में। ठीक है, ठीक है, इस केस में लिथोस्फीयर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कोई मेजर इफेक्ट होता ही नहीं है बाउंड्री पे। ट्रांसफॉर्म के केस में कोई बाउंड्री पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि डाइवर्जेंट पे कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है और कन्वर्जेंट पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, इस तरह ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे नहीं होता। ना ही हमें वहाँ पे रिजिज मिलती हैं, ना रिफ्ट होती है, ना ही ट्रेंच मिलती है। ठीक है, ना ना ही उधर वहाँ पे वॉल्केनोज बनते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री डज नॉट रिजल्ट इन वॉल्केनोज, बट इट रिजल्ट इन लॉट्स ऑफ अर्थक्वेक एंड स्वेयर अर्थक्वेक। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और स्वेयर आते हैं, लेकिन वॉल्केनोज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, ना लिथोस्फीयर बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेंच बन रही है, ठीक है, ये डिप्रेशन आ रही है, ये इस प्लेट में क्या है, रिज बन रही है, ये एलिवेशन मिल रहा है। ठीक है, जो आपकी अर्थ क्रस्ट, ये क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में कुछ भी नहीं होगा, जस्ट प्लेट स्लाइड करेंगी। ठीक है, लेकिन अर्थ को एक सबसे ज़्यादा इस रीजन में ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में होते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है कि अर्थक्वेक, एक तो लॉट्स ऑफ अर्थक्वेक आते हैं और स्वेयर आते हैं। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बेसिकली दे आर वेरी क्लोज टू द सरफेस। ठीक है, जो अर्थक्वेक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे की वजह से आते हैं वो सरफेस के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अर्थक्वेक इन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जोन। ठीक है, कन्वर्जेंट जो बाउंड्री है उस पे अर्थक्वेक ग्रेटर डेप्थ पे होते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो एट ग्रेटर डेप्थ पे होते हैं, उनका जो फोकस होता है वो एट ग्रेटर डेप्थ पे होता है। लेकिन ये जो आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में इनकी अर्थक्वेक के नियर द सरफेस, मतलब एट द क्लोजर सरफेस जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं। तो दैट्स वाई जो अर्थक्वेक ड्यू टू ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इट अफेक्ट्स बेसिकली इट अफेक्ट अस अ लॉट। तो अर्थक्वेक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से स्वेयर होते हैं, कन्वर्जेंट की वजह से इतने स्वेयर नहीं होते। वो स्वेयर इसीलिए नहीं होते क्योंकि जो आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वो सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत क्लोज होती है एज कंपेयर टू द अर्थक्वेक इन कन्वर्जेंट बाउंड्री, बिकॉज दे आर एट ग्रेटर डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। अच्छा जी, अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्लेट मोशन? प्लेट मोशन का कॉज क्या है, किस वजह से प्लेट मोशन होती है? अब जो प्लेट मूवमेंट है ना टेक्टोनिक प्लेट्स की, वो बेसिकली पार्शली, एटलीस्ट जो पार्शली, इट इज ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से। अब व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन बेसिकली डील करता है विद द मूवमेंट ऑफ हीटेड मटेरियल बेस्ड ऑन इट्स डेंसिटी। क्या मतलब है जी, मूवमेंट ऑफ हीटेड मटेरियल ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी? एक चीज याद रखनी है, जो चीज लेस डेंस होगी ना, इट राइजेस अप। लेस डेंस मतलब जिस चीज की डेंसिटी कम होगी, लेस डेंस, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जो मोर डेंस होगी ना, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इट सिंक्स, वो डूब जाएगी। आपकी जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, वो पानी में क्यों तैरती हैं? क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। और एक नीडर है, वो क्यों डूब जाती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। मोर डेंस थिंग जो होगी वो सिंक, वो डूब जाएगी, और लेस डेंस इट राइजेस अप। डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम।
यानी कि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में कितना मैस आता है किसी भी बॉडी का, अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उसमें मैस कितना आएगा, ठीक है, ये होती है डेंसिटी। सो लेस डेंस थिंग जो है वो it rises up and more dense thing it sinks. तो convection it deals with the movement of heated material, ठीक है, based on the difference in density या due to difference in density, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो हीटेड मटेरियल का मूवमेंट है इसको देखते हैं क्या है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर किसी के घर में स्टीम शॉवर है, अक्सर मूवीज में देखा होगा, जो स्टीम शॉवर है उसमें स्टीम जो है इट राइजेस, जो भाप है वो राइज करती है, ठीक है। स्टीम बेसिकली क्या है, हॉट एयर और हॉट वाटर मॉइस्चर है जो कि कूलर एयर के अबव राइज करती है, ठीक हो गया। इसी तरह जब कोई पॉट है या किसी बर्तन में आप पानी को गर्म कर रहे हो, किसी भी चूल्हे पे, स्टोव पे, ठीक है, स्टोव पे कोई वाटर किसी पॉट में लिया हुआ है उसको हीट करते हो, जो ही पॉट को आप हीट करते हो तो जो बॉटम है उसका, पॉट का बॉटम है, जो जो पानी होता है उस बॉटम पे इट गेट्स हॉट, नीचे पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इट एक्सपेंड, ज़ाहिर है चीज जब चीज को गर्म किया जाए वो एक्सपेंड करती है, और जब उसको ठंडा किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे आइस बनती है कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें, जब आइस पिघलती है तो वाटर क्या होता है, एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंड करता है। अब एक स्टोव पे, चूल्हे पे पानी आपने रखा हुआ है पॉट में किसी भी बर्तन में, तो जो बॉटम है उसकी वो क्या हो जाती है, इट बिकम्स हॉट विद जो जो टाइम गुजरता है, आपने जब आग लगाई हुई, तो जो बॉटम पे पानी है वो एक्सपेंड करता है, जब चीज एक्सपेंड करती है वो लेस डेंस हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। मैंने क्या बताया था कि जब डेंसिटी कम होगी, लेस डेंस होगा, तो उस वक्त इट मूव्स अप टू द टॉप ऑफ दैट पॉट, मतलब वो चीज राइज करेगी, तो नीचे जो पानी होगा, नीचे वाला पानी, ये पॉट है, ये वाटर है, इसमें इस पे आग लगाई हुई है, तो नीचे क्या होगा, नीचे ये वाली, यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, ये वाला पानी इट गेट्स हॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाकी होगा ना। अब नीचे जो पानी है वो एक्सपेंड करेगा, इसकी डेंसिटी होगी कम, डेंसिटी कम होगी इसका मतलब राइजेज अप, यहाँ के नीचे वाला जो पानी है इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, पॉट के टॉप तक जाएगा, और इसकी वजह से जो यहाँ पे वाटर होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, इस जगह से जो पानी जा रहा है गर्म ऊपर की तरफ, जो ऊपर जा रहा है उसकी उसकी रिप्लेसमेंट में भी तो पानी आना है ना, तो ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, नीचे डेंसिटी कम है, तो हाई डेंसिटी है ऊपर, मोर डेंस मतलब वाटर यहाँ पे है, क्योंकि उस वक्त पानी उस वक्त हॉट नहीं हुआ, ठीक है, ये वाटर क्या करेगा, ये नीचे की तरफ इसकी जगह को रिप्लेस कर लेगा, नीचे से लेस डेंस वाटर ऊपर जा रहा है और जो ऊपर वाला मोर डेंस वाटर है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो नीचे क्या हो रहा है कि वाटर एक्सपेंड्स एंड बिकम लेस डेंस एंड इट मूव्स अप टू द टॉप ऑफ दैट पॉट, और जो कूलर वाटर है ऊपर वो क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है उसको, तो ये एक मोशन बन रहा है, सर्कुलर मोशन हो गया रहा है, ये इस तरह लेस डेंस वाटर ऊपर जा रहा है, वो ऊपर से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। लेस डेंस वाटर जो है इट मूव्स अप, और जो मोर डेंस है वो नीचे आ रहा है, तो लेस डेंस कौन सा वाटर है, ये गर्म, यहाँ पे जो हीट की वजह से पानी गर्म हो चुका है, वो एक्सपेंड कर चुका है, उसकी डेंसिटी कम हो गई है, तो लेस डेंस क्या करेगा, ऑब्वियसली डेंसिटी उसकी कम होगी और टॉप उसकी मूवमेंट होगी ऊपर पॉट के टॉप की तरफ, टॉप सरफेस ऑफ द पॉट, जो ऊपर वाला पानी होगा टॉप सरफेस पे वो हाई डेंस, इसके मुकाबले में उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे आएगा और उसकी जगह ले लेगा, इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये सर्कुलर मोशन, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। इस साइकिल को हम कहते हैं, जो साइकिल चल रहा है ये, इस साइकिल को हम कहते हैं कन्वेक्शन सेल, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में क्या है, हॉट मटेरियल कम्स अप एंड कूल मटेरियल गोज डाउन, सिंपली अगर बात करूं यही हो रहा है ना, हॉट मटेरियल कम्स अप, ये आग लगी हुई है, ये हॉट मटेरियल है, इट कम्स अप एंड कूल मटेरियल, यहाँ पे कूल जो वाटर है गोज डाउन, ये कन्वेक्शन है कि हॉट चीज ऊपर जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी, और कूल जो ठंडी है वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, हाइट
ठीक है, वो नीचे की तरफ आ जाए, उसको रिप्लेस कर ले। इसी तरह तो हो रहा है कि पॉट में जो पानी है जो नीचे की तरफ, इस तरफ जो है पूरा साइकिल जो है इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो अब जो प्लेट्स की मूवमेंट है उससे पहले कन्वेक्शन एक्सप्लेन करना जरूरी था। कुछ प्लेट के मोशन जो हो रहा है उसमें भी कुछ यही फिनोमेना हो रहा है, मतलब इसी फिनोमेना पे वर्क कर। ठीक है, अब जिस तरह कन्वेक्शन का फिनोमेना है, अगर ये समझ आ गया है तो जो आपकी प्लेट मोशन का कॉज है वो भी यही है। उसको जो प्लेट मोशन हो रही है वो इसी फिनोमेना के मुताबिक हो रही है कि जो आपकी कूलर डेंसर वाटर एट सिंक्स एंड वार्मर वाटर राइज टू द सरफेस, और वो जो साइकिल बनता है वो कन्वेक्शन साइकिल होता है। उसको हम कहते हैं मेंटल कन्वेक्शन। जो प्लेट्स मूव कर रही हैं वो भी कन्वेक्शन फिनोमेना के मुताबिक मूव कर रही हैं, और उसको हम कहते हैं प्लेट कन्वेक्शन। अब प्लेट कन्वेक्शन क्या होती है, हमें पता है जो आपकी आउटर कोर है ये वाली, ठीक है, इसमें बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ हॉट मेटल्स। इसमें डिफरेंट हॉट मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, निकल। ठीक है, आउटर कोर में क्या होते हैं, हॉट मेटल्स हैं लाइक आयरन या निकल है। ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ये लेयर बहुत हॉट होती है, इसका टेम्परेचर होता है 9000 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, इतना इसका टेम्परेचर होता है जितना सूरज की सरफेस का टेम्परेचर है, इतना आउटर कोर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आउटर कोर इज वेरी हॉट एंड इट इज लाइक अ हीट सोर्स। जैसे कि वो था ना, जैसे स्टोव का हीट सोर्स जो था, क्या कहते हैं उसका, पॉट का हीट सोर्स स्टोव था, चूल्हा था, जिसका पॉट को हीट प्रोवाइड कर रहा था। नीचे जो चूल्हा है, स्टोव है, ठीक है, जिस चूल्हे पे ये रखा, ये स्टोव जो है वो उस पॉट को हीट प्रोवाइड कर रहा था। तो हीट सोर्स क्या था, पॉट का, स्टोव। इस तरह यहाँ पे जो हीट सोर्स है वो आउटर कोर है, जो किसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, मेंटल को। इस मेंटल को जो समझ लो, चूल्हा ये आउटर कोर है, ऊपर जो वाटर जिस तरह था इस तरह ये मेंटल है। जिस तरह स्टोव था वो पॉट को हीट प्रोवाइड कर रहा था, इस तरह आउटर कोर स्टोव की तरफ समझ। ठीक है, तो आउटर कोर इज लाइक अ स्टोव। आउटर कोर जो है इट हीट्स अप द मेंटल, इस मेंटल को वो हीट करेगा। मेंटल क्या है, मैग्मा। ठीक है, जब वो, अब वही वही प्रोसीजर है, सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। समझ लो ये स्टोव है, आउटर कोर, क्योंकि मैंने बताया आउटर कोर का टेम्परेचर 9000 फ़ारेनहाइट तक होता है, और इसमें बेसिकली मोस्टली मेटल्स होते हैं लाइक आयरन और निकल। आउटर कोर क्या कर रहा है, इस मेंटल को हीट प्रोवाइड कर रहा है। अब जो हॉट मेंटल है ना नीचे, वो राइज करेगा ऊपर की तरफ। जिस तरह वो वाटर नीचे जब पानी गर्म हो रहा था वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा था, इस तरह हॉट मेंटल क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। जिस तरह ये एरोस बने हुए, ये हॉट मेंटल क्या कर रहा है, ऊपर राइज कर रहा है, इधर से भी इधर डिफरेंट, मतलब इधर 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 हर जगह हॉट मेंटल क्या करेगा, इट राइज। और जो ही वो टॉप पे जाएगा ना, ये हॉट मेंटल यहाँ पे क्या है, गर्म हुआ और राइज कर रहा है। जो ही वो टॉप पे गया उसकी हीट कम होगी। ऑब्वियसली जो जो वो मूव करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ आपका टेम्परेचर ज्यादा है ना, ऊपर टेम्परेचर कम होता जा रहा है। जो ही वो टॉप पे पहुंचा वहां पे टेम्परेचर क्या हो गया, उसने अपनी हीट को लूज कर दी। और जो ही उसने अपनी हीट को बेसिकली स्टार्ट्स टू लूज दैट हीट, इट बिकम्स मोर डेंस। यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर था, इसकी वजह से क्या हुआ, गर्म हुआ मेंटल, ज्यादा टेम्परेचर है मेंटल का, डेंसिटी हुई कम। डेंसिटी कम हुई तो मैंने बताया था जो लेस डेंस चीज है इट मूव्स अप, ऊपर की तरफ जाएगी। वो जो ही ऊपर की तरफ गया वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो है उसकी डेंसिटी होगी ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर दोबारा क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि वहां पे वो, अब नीचे टेम्परेचर उसका ज्यादा था, ऊपर टेम्परेचर कम हो गया। जो ही यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ अब उसकी डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, जो ही चीज का टेम्परेचर कम होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जो ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। यहाँ टेम्परेचर मेंटल का ज्यादा था, यानी मैग्मा का ज्यादा था, जिसकी वजह से डेंसिटी कम थी, वो मूव कर रहा था ऊपर की तरफ, जैसे वो पानी की मूवमेंट थी अपवर्ड। और जिस तरह कूलर वाटर जो ऊपर ठंडा ठंडा पानी था वो नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, इस तरह साइकिल बन रहा था। इस तरह यहाँ पे मेंटल जो मैग्मा है वो ऊपर जा रहा है हॉटर फॉर्म में, ऊपर गया, ऊपर से वो दोबारा नीचे आया। क्यों, क्योंकि दोबारा यहाँ पे उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, ये दोबारा वो वापस आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और यही चीज हो रही है फॉर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स।
ठीक है, यही हजारों सालों से यही चीज हो रही है जिसकी वजह से प्लेट्स की मोशन है। ठीक है, सो मेंटल इतनी जल्दी मूव नहीं करता, इट डज नॉट मूव क्विकली लाइक पानी की तरह, जैसा पानी में होता है, पानी में इतनी क्विक मूवमेंट हो रही होती है, बहुत स्लोली। ठीक है, स्लोली इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे मेंटल की क्या है, हीट जो है उसको ज्यादा मिल रही है। ठीक है, स्लोली स्लोली वो अपनी हीट लूज करता है, ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे इसकी हीट लूज, इट स्टार्ट लूजिंग इट हीट, जिसकी वजह से यहाँ पे वो क्या हो जाता है, मोर डेंस, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जब जाहिर है मैंने बताया जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो चीज डूब जाएगी, दोबारा वापस आएगी, इट सिंक्स, वो मेंटल वापस आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये जिस तरह मेंटल की मूवमेंट है, जो मैग्मा है ये जब मूव करेगा ना नीचे, इसके ये अपने साथ फिर लिथोस्फीयर प्लेट्स को भी मूव करेगा। ठीक, बात समझ रहे, कन्वेक्शन सेल हो क्या रहा है, नीचे जो ये मेंटल है, ये मैग्मा है, यहाँ पे आउटर कोर का टेम्परेचर ज्यादा है, वो एज अ स्टोव चूल्हे की तरह काम कर रहा है, वो इस मेंटल को, मैग्मा को क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैग्मा को हीट प्रोवाइड हुई, मैग्मा क्या हुआ, उसकी डेंसिटी होगी कम, लेस डेंस हुआ, वो ऊपर की तरफ मूव किया, जो जो वो स्लोली ऊपर की तरफ मूव करेगा डेंसिटी दोबारा क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्यों, ठंडा हो गया, मतलब इसके रिलेटिवली इसके वो ठंडा हो गया, जो ही उसकी यहाँ पे डेंसिटी जो है वो दोबारा जो है डेंसिटी दोबारा ज्यादा होगी, तो वो क्या नाम है, उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, वो दोबारा नीचे आ गई, वो जब दोबारा नीचे आया, ठीक है, डेंसिटी उसके ऊपर ज्यादा हुई, वो दोबारा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, यही ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल की वजह से क्या होगा, जो आपका लिथोस्फीयर है ना, मेंटल की इस मूवमेंट की वजह से आपका लिथोस्फीयर प्लेट भी इसके साथ मूव करेगा, तो इस वजह से जो है ये प्लेट मोशन होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, और फिर आपके वो मूवमेंट ज्यादा हो जाए तो अर्थक्वेक्स आते हैं। तो था ना कि हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, तो ये सारा कन्वेक्शन फिनोमेना है। कन्वेक्शन फिनोमेना के मुताबिक जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मेंटल की मूवमेंट की वजह से, कन्वेक्शन सेल की वजह से आपका जो लिथोस्फीयर है वो भी मूव करता है, जिसकी वजह से जो है वो ये फिनोमेना होता है। अच्छा, मैं अच्छा, जब दो प्लेट्स आपस में इस तरफ मूव करती हैं, ये कौन सी है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लेट एक इस साइड पे मूव कर रही है, एक इस साइड पे मूव कर रही है, तो आपकी जो है गैप आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो देखा था ना डाइवर्जेंट बाउंड्री में, जब दो प्लेट्स दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, गैप बन रहा है बीच में, जिसको हम कहते हैं रिज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे गैप आता है इस जगह पे, तो जो आपका मेंटल है वो क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है इस गैप में, इट कम्स अप एंड मेक्स न्यू लैंड, यहाँ पे नई जगह बना लेता है। बताया था ना, डाइवर्जेंट बाउंड्री कंस्ट्रक्टिव होती है, वो क्रिएट करती है लिथोस्फीयर को। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेंटल मूव करेगा, यहाँ पे जब ये दो प्लेट्स मूव करेंगी अवे, तो यहाँ पे बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, उस गैप में क्या होगा, मेंटल जो है इट बेसिकली एंटर्स एंड मेक्स न्यू लैंड। ठीक है, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं दे कम टुगेदर, ठीक है, मतलब ये केस है, ये यहाँ पे एक प्लेट और ये प्लेट आपस एक दूसरे की तरफ कोलाइड कर रही है, मूव कर रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री डिस्ट्रक्टिव होती है, वो भी बताया था। ठीक है, अब इस तरफ जब ये मूव करेंगी तो एक प्लेट क्या होगी, इट पुश बैक डाउन इनटू द मेंटल। ठीक है, ये प्लेट नीचे की तरफ आ गई, देख, इसकी मूवमेंट इधर, इसकी मूवमेंट इधर, तो ये नीचे की तरफ आ गई प्लेट। मैं बताया था ना, सबडक्शन होती है इस केस में। सबडक्शन होती है कि एक प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है दूसरी प्लेट के मुकाबले में, इट सिंक्स डाउन। यहाँ पे यही चीज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेंच बन रही है, ये डिप्रेशन आ रहा है यहाँ पे, देखो ये डिप्रेशन आ रहा है यहाँ पे, ये। ठीक है, अब वो जो पोर्शन नीचे की तरफ गया होता है ना मेंटल में, ये वाला पोर्शन, ये मेल्ट हो जाता है, क्यों, टेम्परेचर होता है यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, ये मेल्ट होके मैग्मा का पार्ट बन जाता है। अब ये डिस्ट्रक्टिव है ना, बताया था ना, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज डिस्ट्रक्टिव, वो ओशियानिक लिथोस्फीयर को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिस्ट्रॉय हो गया।
कि आपका जब वो स्लैब जो है वो नीचे की तरफ गई, एक पोर्शन नीचे की तरफ गया, तो नीचे मेंटल है क्योंकि, तो मेंटल क्या करेगा, उसको मेल्ट कर देगा, तो दैट्स व्हाई इट इज डिस्ट्रक्टिव। सो ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट इट हैपेंस एंड लिथोस्फीयर प्लेट्स आर बीइंग मूव्ड। ये वो सारा प्रोसेस है। अब ये कन्वेक्शन करंट है बेसिकली, ये कन्वेक्शन करंट, मेंटल कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट, ठीक है, ये हो रहा है हमारे मेंटल पे जो है ना, हर टाइम हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस अभी एक्सप्लेन किया, ये मेंटल पे हर टाइम हो रहा है। और ये मेंटल जो बेसिकली ये जो फिनोमेना है मेंटल कन्वेक्शन है, ये लिथोस्फीयर प्लेट्स को भी मूव करवा रहा है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये फिनोमेना रुकता नहीं है कभी, ये होता जा रहा है। आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो उनकी मूवमेंट बहुत कम है, बहुत कम है। वो जब मूवमेंट बढ़ती है तो अर्थक्वेक आ जाते हैं। आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हर वक्त मूव कर रही होती हैं, ये नहीं है कि टेक्टोनिक प्लेट्स रेस्ट पे हैं, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स, ये मेंटल, ये प्रोसीजर जो है मेंटल कन्वेक्शन है या फिर कन्वेक्शन करंट, ये फिनोमेना हर टाइम हो रहा है। और इस फिनोमेना ये रुका हुआ नहीं है, ये हो रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव कर रही हैं, लेकिन वो मूवमेंट इतनी स्लो है कि वो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो मूवमेंट बढ़ती है एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा, तो अर्थक्वेक आ जाता है। दिस इज द मेंटल कन्वेक्शन। लास्ट टॉपिक है जी रिंग ऑफ फायर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिंग ऑफ फायर क्या चीज है? पहली बात ये याद रखना, रिंग ऑफ फायर को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसके अलावा रिम ऑफ फायर भी इसको कहते हैं, रिंग ऑफ फायर या फिर रिम ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर को रिम ऑफ फायर भी कहते हैं। होता क्या बताता हूँ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, और इसके अलावा सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर को, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को, रिम ऑफ फायर को, या सरकम पैसिफिक बेल्ट को, तीनों एक ही, चारों एक ही चीज है। अब ये क्या है, पैसिफिक, इट इज द बेसिकली इट इज द मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है, जहां पे वेयर मेनी अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन अकर्स। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनिक इरप्शन होती हैं। ये वोल्केनिक इरप्शन हो रही है, ठीक है, वोल्केनो मतलब लावा निकल रहा है बाहर। और ये बेसिकली इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा गया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और बहुत स्वेयर अर्थक्वेक आते हैं, और ये आते पैसिफिक ओशन में है ये, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये जो एरिया है ये इट इज इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशन, इसीलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वरना किसी अगर लेट्स सपोज ये इंडियन ओशन में होता तो इंडियन रिंग ऑफ फायर कह सकते थे, लेकिन ये पैसिफिक ओशन में, इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशन ये फिनोमेना हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों? यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, ठीक है। बेसिन बेसिकली, रिवर बेसिन इज दैट पोर्शन ऑफ लैंड विच इज ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो ये इस बेसिन की जो बात कर रहे हैं ना, वो लैंड का वो पोर्शन विच इज ड्रेन्ड बाय रिवर, ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को बेसिन कहते हैं। तो पैसिफिक ओशन के बेसिन में जो है बेसिकली ये एरिया है जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ये यहाँ से समझ आएगी। दिस एरिया, ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन, ये वाली, ये है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। इस ये देखो, ये पैसिफिक ओशन है, तो ये पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है, मेजर जो है पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है जहाँ पे ये फिनोमेना हो रहा है, तो इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये वो जगह है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री है ना, प्लेट बाउंड्री है। तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली इट इनसर्कल द पैसिफिक ओशन, ठीक है, इट इनसर्कल्स द पैसिफिक ओशन, और इसकी शेप हॉर्स शू की तरह है, ठीक है। ये शेप जो है हॉर्स शू लाइक है, ठीक है। हॉर्स शू बेसिकली वो आयरन और स्टील का विच इज worn बाय हॉर्सेस टू प्रोटेक्ट देयर हूव्स, ठीक है। वो अक्सर घोड़ों के नीचे वो देखा होगा ना, उनके जब वो चलते हैं तो नीचे हॉर्स शू उन्हें आयरन और स्टील का स्पेशल लगाया जाता है,
उनके पाँव वगैरह जो है उनके बेसिकली जो हूव्स कहते हैं फीट को, जो हॉर्सेस फीट है उनको बचाने के लिए। तो उसकी शेप भी देखो हॉर्स शू की तरह, इसलिए जो है इसको इसको कहा जाता है इट शेप्स लाइक हॉर्स शू। और इसके अलावा इट इनसर्कल्स द पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये जो है रिंग ऑफ फायर, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और इस ये है कितना, इट इज 4000 किलोमीटर लॉन्ग, 40,000 सॉरी, इट इज 40,000 किलोमीटर लॉन्ग। ये टोटल कितना है रिंग ऑफ फायर, इट इज 40,000 किलोमीटर लॉन्ग, ये 40,000 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसमें ओशियानिक ट्रेंचेस भी आती हैं, वॉल्केनिक आर्क्स भी हैं, वॉल्केनिक बेल्ट्स भी हैं, प्लेट मूवमेंट्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाई इट इज नोन एज रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और तकरीबन 90% जो दुनिया में अर्थक्वेक आते हैं और 80% जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक आते हैं, 90% आगे ये इधर मेंशन है, ये चीज़ जो बताने लगा, जो 90% वर्ल्ड अर्थक्वेक हैं दुनिया में, लेट्स सपोज पूरी दुनिया के 90% जो अर्थक्वेक हैं और लार्जेस्ट अर्थक्वेक 80%, वो इस रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग आते हैं, यहाँ पे आते हैं इसके लॉन्ग। ऑब्वियसली इट इज, इसका नाम रिंग ऑफ फायर इसीलिए रखा गया, ठीक है। 90% world largest earthquake and about 80% of world about 90% of world earthquakes और 80% of world largest earthquake जो है वो इस रिंग ऑफ फायर के अलॉन्ग आते हैं। और इसके अलावा 452 वॉल्केनोज है रिंग ऑफ फायर, 452 वॉल्केनोज, इट कंटेन्स 452 वॉल्केनोज, जो कि 75% ऑफ वर्ल्ड वॉल्केनोज जो है इस रिंग ऑफ फायर के अलॉन्ग है। मतलब दुनिया में जितने वॉल्केनोज है ना उसके 75%, मोर देन 75% को, मोर देन 75% जो है वो इस रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग वॉल्केनोज है, ठीक है। इसके लॉन्ग जो ये रेड लाइन है, इसके लॉन्ग जो वॉल्केनोज है वो है 75%, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर इट कंटेन्स 452 वॉल्केनोज विच इज मोर देन 75% ऑफ वर्ल्ड्स वॉल्केनो। और इसके अलावा 90% जो वर्ल्ड अर्थक्वेक्स हैं और 80% वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स वो रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग आते हैं, ठीक है। और रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग बहुत ज़्यादा सबडक्शन जोन्स भी हैं। सबडक्शन जोन अब मैं बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बता रहा, कि इसके लॉन्ग बहुत ज़्यादा सबडक्शन जोन्स भी है, मे बी इधर हो, ठीक है। तो देयर आर मैनी सबडक्शन जोन्स अलोंग द रिंग ऑफ फायर। और बेसिकली रिंग ऑफ फायर किस वजह से ये इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, मूवमेंट ऑफ कोलिजन ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स। इसके लिए इतना ही काफ़ी है रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड। तो याद रखना कि रिंग ऑफ फायर को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इंसर्कल्स द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन है ना, ये इसको इंसर्कल कर रहा है और हार्स शू लाइक शेप है। और 90% दुनिया में जो अर्थक्वेक है वो इसके लॉन्ग आते हैं, इस रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग। ये जो रेड लाइन है ये रिंग ऑफ फायर है और 452 वॉल्केनोज हैं रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग। और बहुत ज़्यादा सबडक्शन जोन्स भी हैं रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग। सबडक्शन बता चुका हूँ कि एक जो वन प्लेट द हैवियर ऑफ टू, मतलब एक प्लेट जो होती है जो हैवियर प्लेट है इट स्लाइड्स अंडर द अदर प्लेट, ठीक है, इट स्लाइड्स डाउन। दो प्लेट्स, सबडक्शन जोन क्या था, दो प्लेट्स हैं, जो हैवियर प्लेट होगी वो स्लाइड कर जाएगी नीचे की तरफ दूसरी प्लेट की निस्बत, ठीक है, इट स्लाइड्स डाउन। हैवियर प्लेट, हैवियर ऑफ टू जो है वो स्लाइड कर जाती है अंदर द अदर प्लेट। सो रिंग ऑफ फायर इंपॉर्टेंट है और बड़ा जबरदस्त टॉपिक। सो दैट्स इट। आज मतलब इस लेक्चर के लिए इतना ही था। कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो।